वजूद बनाना है तो अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। किसी और से चोरी करना अपनी ही काबिलियत पर सवालिया निशान होगा। मिला? कब करना है? कल निकलते हैं, फिर देखते हैं। सही वक्त पर दे देंगे जवाब। हर जवाब अपने सवाल के साथ इंसाफ नहीं करता, खासकर जब सवाल वो हो जो दिमाग को एक कीड़े की तरह से खाए और दिल को एक खंजर की तरह से चीरे। एक हथियार खरीदा गया था, एक वक्त तय किया गया था, एक सवाल का जवाब मौत होने जा रहा था। निशा, वो ऑर्डर प्लेस हुआ? जी सर, बस ऑर्डर शीट ही फाइल करी थी। ओके सर, लाकड़ा कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर आ गया है। 157 यूनिट्स का ऑर्डर है। वेरी गुड सुजाता, इन्हें हम अच्छा खासा डिस्काउंट देंगे। ये क्लाइंट हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। बाय सर। बाय। मैं कम इन सर? आओ सुशांत। सर, ये जेनिथ कंस्ट्रक्शंस का पेमेंट आ गया है। गुड। मैं चलूँ सर? कल वो शगुन बिल्डर के साथ मेरी मीटिंग है, वो मीटिंग खत्म करके ही मैं ऑफिस आऊँगा। सर, ऑर्डर उनसे लेना ही है। वो ऑर्डर तुम पक्का लेकर आओगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।
ऑटो ऑटो रिक्शा ऑटो ऑटो रिक्शा राधिका राधिका दो मर्डर रिपोर्ट हुए हैं राजीव कॉम्प्लेक्स सवालिया रोड पर। ऑफिस नंबर 213। ऑफिस का नाम है जेएम पेंट्स। मानिकपुर से क्राइम ब्रांच की टीम क्राइम सीन पर पहुंच रही है। ऑटो 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 राधिका मेरे बच्चे इनसे बात कर। इस कंपनी के मालिक। और वो लड़की? वो राधिका है, मतलब थी, इस कंपनी में प्यून थी सर। उसकी माँ ने ही ये लाशें पहली बार देखी। संभालिए मैडम प्लीज, बताइए हमें हुआ क्या। मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी बेटी राधिका रोज शाम को अपना काम खत्म करके 6:30 बजे तक घर पहुंच जाती थी, पर आज नहीं पहुंची। इसलिए मैं देखने आई कि क्या हुआ है। तो ये सब देखा। आप यहाँ कितने बजे पहुंचे थे? 7:15 के आसपास। टोटल 19 ऑफिस हैं सर इस बिल्डिंग में। ज़्यादातर माल रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। 4 हैं जिसमें स्टाफ भी रहता है, जैसे जेएम पेंट्स। 6:30 तक सारा बिल्डिंग का स्टाफ निकल जाता है। आपका ऑफिस कहाँ है? सर नीचे वाली फ्लोर में। लोगों की आवाज़ सुनी तो मैं ऊपर आया। आपका नाम क्या है? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जी, आपके ऊपर वाले ऑफिस में यहाँ 2 गोलियाँ चली, आपने आवाज़ नहीं सुनी? सर शाम का टाइम था और बाहर भयंकर ट्रैफिक है। बगल में मंदिर भी है और वहाँ शाम को आरती होती है। इतने शोर में मुझे सर कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ये हरीश जायसवाल, ये भी 6:30 बजे तक ऑफिस से निकल जाते हैं? नहीं सर, हरीश जी बैठते थे 8 साढ़े 8 बजे तक बैठते थे। हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी। ये कभी 6:30 के आगे नहीं रुकी, ज़्यादातर 6:15 बजे तक निकलती थी। सर राधिका की माँ भी यही कह रही है। जेएम पेंट्स के ऑफिस में कोई बाहर से आया था? सर वो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि बहुत लोग आते जाते हैं ना। कितने लोग काम करते हैं जेएम पेंट्स में? वो सुशांत भंडारी अभी पहुंच ही रहे, मैनेजर है इस ऑफिस के। हरीश जी के बाद वही सब कुछ है। और हरीश जायसवाल की फैमिली? जी मैंने उनकी मिसेज को इन्फॉर्म कर दिया उनके घर। दरअसल सर बात यह है कि ये राधिका जो है वो 6:15 बजे ऑफिस से निकल चुकी थी, पर सर वो वापस लौटी थी तकरीबन 6:20 को। नैना, राधिका की माँ यहाँ कितने बजे पहुंची? 7:15 के आसपास। 7 बजे वो घर से निकली थी, यही नानक नगर में रहती है। श्योर है? सारी पेट्रोलिंग टीम को अलर्ट करो, नाकाबंदी करो। रश आवर्स है, फुल ट्रैफिक होगी, हत्यारे ज़्यादा दूर नहीं निकल पाए होंगे। सर लगता है 1 से ज़्यादा हथियारे थे। हर एक नाके पर बाईपास पर नाकाबंदी लगवा दो, स्टेशन रोड पर भी। सर लगता है पियन राधिका चाय बना रही थी 3 लोगों के लिए। एक हरीश जायसवाल के लिए और बाकी के 2 कब्स गेस्ट के लिए। 2 गेस्ट
जो शायद हथियारे थे। बंदूक और छुरा 2 हथियार हैं जो इस्तेमाल हुए लगते हैं। जिस किसी पर शक हो उसे डिटेन करो और सारे सस्पेक्ट की तलाशी लो। एक मिनट, आप कौन? मैं रीना जायसवाल, हरीश जायसवाल मेरे पति हैं। मैडम अब वो नहीं है। हरीश! हरीश! हटो! हटो! हरीश! अरे! पापा! लाइसेंस दिखाओ। निकालो गाड़ी निकालो। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? स्टेशन जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो? घर से आ रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं। मेरी बीवी का मायका है वहाँ। क्या हुआ? भोपाल जा रहे हो, वो भी इतना छोटा बैग लेके? वो कल रात को ही वहाँ से वापस लौट रहे हैं ना, इसलिए। बैग खोलो। खोलो। क्या हुआ साहब जी? इतनी लंबी लाइन क्यों है? अरे साहब एयरपोर्ट जाना है मुझे, बहुत देर हो रही है। चलो निकलो, जल्दी निकालो। चल चल निकल, चलो चलो। सर ये कैलकुलेशन मेरे को समझ में नहीं आ रही है सर। ये ड्रॉर खुला है। आज एक क्लाइंट ने हमें कैश पेमेंट दी थी, मैंने सर को ला के दिया था। सर अक्सर कैश इसी ड्रॉर में रखते हैं। कैश? हाँ सर, छोटी सी कंपनी है हमारी। कितनी छोटी है? कितने लोग काम करते हैं? सर मेरे अंडर मार्केटिंग में 2 लड़कियां हैं, सुजाता और निशा, और 2 अकाउंट्स में है विशाखा और रेणुका। आप और इस ऑफिस का बाकी स्टाफ इस ऑफिस से आज कितने बजे निकले थे? सर वो विशाखा और रेणुका करीब 5:45 बजे के आसपास, और वो निशा और सुजाता 6 बजे के आसपास, और मैं थोड़ा लेट निकला था सर। वो राधिका उस समय पेंट्री क्लियर कर रही थी। आपके बॉस हरीश जायसवाल से आज शाम को कोई मिलने आने वाला था? हो सकता है सर, क्योंकि वो अक्सर काफ़ी लेट यहाँ रहा करते थे। इनका फ़ोन भी मिसिंग है। फ़ोन नंबर क्या है इनका? मैडम राधिका इस तरफ गई थी, क्यों गई थी मुझे नहीं पता। हरीश जायसवाल का मोबाइल बंद है सर। कॉम्प्लेक्स में कोई सीसीटीवी है? नो सर। किसी इंडिविजुअल ऑफिस में? नो सर, हर ऑफिस में चेक किया मैंने। और सर इस बिल्डिंग में ज़्यादातर ऑफिस ट्रेडर्स के हैं। सुशांत जी सर। सुबह आपने कितना कैश हैंड ओवर किया था? सर 2.25 लाख। आपके और हरीश जायसवाल के अलावा ये बात किसे पता थी कि ड्रॉर में इतना कैश रखा है? सर इस बारे में किसी को कोई खबर नहीं होती है सर। सर मॉर्निंग में मुझे बताते कि कंपनी के अकाउंट में कितना पैसा डिपॉजिट करना है, तभी अकाउंट्स को पता लगता है। यही हमारी कंपनी का प्रोसीजर है। कल सुबह मुझे आपकी कंपनी के सभी एम्प्लॉय से बात करनी है। ओके सर। एक पत्नी अपने पति को खो चुकी थी, एक बेटा अपना पिता, अपनी जिंदगी का मकसद खो चुकी थी और उम्मीद भी। इस डबल मर्डर से उठने वाले सवालों के जवाब उन पैसों में छुपे थे जो हरीश जायसवाल के ड्रॉर से चुराए गए थे। सवाल यह उठने वाला था कि कातिल इन पैसों तक पहुंचे कैसे। मैं राधिका को जानता हूँ, वो राजवीर कॉम्प्लेक्स में काम करती है। आज देखा था उसे आपने? शाम को आई थी और आधा लीटर दूध लेकर गई। काका आधा लीटर दूध दीजिए ना। राधिका बेटी, आज बहुत देर तक काम हो रहा है। मैं तो घर जाने वाली थी काका,
पर सर ने रोक लिया और कहा चाय बना के जाओ। काका जल्दी दे दीजिए ना प्लीज। ये लो बेटी दे। थैंक यू काका। चाय बनाने के लिए उसे उसके सर ने रोका। इसके अलावा और कोई बात हुई आप दोनों के बीच में? नहीं मैडम। 2 गोलियां पॉइंट ब्लैंक रेंज से चलाई गई। सेक्सुअल असॉल्ट? नहीं, कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं। लड़की राधिका पीएन थी जो ऑफिस में चाय बनाने के लिए रुकी थी। अब इन दोनों में कोलैटरल डैमेज कौन था? हरीश जायसवाल के ड्रॉर से 3.25 लाख रुपए गायब हैं और इनके टेबल पर हमें एक नोटपैड मिली जिस पर कुछ फाइनेंशियल कैलकुलेशन थी। ये डबल मर्डर सिर्फ पैसों के लिए नहीं हुआ। सवाल कुछ और था जिसका जवाब इस तरह से दिया गया। सर मैंने हरीश जायसवाल की पत्नी रीना और मालती से बात करने की कोशिश करी पर दोनों बेहाल हैं। आज फिर कोशिश करती हूँ। हरीश जायसवाल के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए गए सर। खबरियों को भी एक्टिव कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के हिस्ट्री शीटर्स को भी राउंड अप कर रहे हैं। शौर्य, ऑफिस के एम्प्लॉयज को टैकल करो। 2 लोग थे, पता करो वो 2 लोग कौन थे और वो कैलकुलेशन क्या थी। शायद कुछ लेन देन की बात हो रही थी। सर पहले मैं जाकर रीना से मिलती हूँ, बाद में मालती से पूछताछ करती हूँ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस जगह पर पहुंचने वाली है। एक लेन देन का राज इसी जमीन में दफन है। जर, जोरू और जमीन ये अच्छों की नीयत को टटोलते हैं और ज्यादातर जुर्म इन्हीं के साए में होते हैं। मौजूदा डबल मर्डर में किसी ने कोई हिसाब लगाया और नतीजा 2 जानें चली गईं। तुम्हारी क्या मजबूरियां हैं, इससे मुझे कोई वास्ता नहीं है। 5 लाख की रकम तय हुई थी, 5 लाख ही लूंगी, 1 पैसा कम नहीं। और बहस तो तुम करो ही मत, और अगर मुकर गए तो फिर देखना मैं क्या करती हूँ। सर ये हैंडराइटिंग तो हरीश सर की ही है। एक मिनट सर, ये देखिए। ठीक है, ऑफिस में कोई हिसाब करने के लिए आने वाला था। कोई आइडिया है किसी को? बात मेरे को समझ में नहीं आ रही है सर। ये ब्रेकडाउन तो देखिए आप, 9 लाख, 4.5 लाख, 3 लाख, कैलकुलेशन को समझ में नहीं आ रही है सर। किसी क्लाइंट के साथ कोई नेगोशिएशन चल रही थी? सर पिछले 2 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। जो भी नेगोशिएशन होती हैं वो मेरे सामने ही होती हैं, मैं ही उसे लीड कर रहा हूँ। सर ये कुछ और हो सकता है सर। रीना जी, आपको हिसाब समझ में आ रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुबह रोज की तरह वो काम पर निकल गए। मैं शाम को उनके लिए खाना बना रही हूँ, तभी मुझे फोन आता है कि उन पर किसी ने गोली चलाई। जाकर देखती हूँ तो वो जा चुके हैं, हमेशा के लिए। ऐसे कैसे हो सकता है? मर्डर कभी समझ में नहीं आता है। वो एक साथ कई जिंदगियों को बीच से काट देता है। मर्डर के पीछे या तो कोई बहुत बड़ा लालच होता है या फिर नफरत। अशोक से पूछिए अशोक से कि ऐसी भी क्या नफरत थी कि उसने। अशोक? सर ये अशोक जायसवाल हरीश जायसवाल का दूर का रिश्तेदार है। दोनों में कुछ अनबन थी जमीन को लेके और कुछ ब्लैक मनी भी इन्वॉल्व है। ले आओ उसे। मालती, संभालिए अपने आप को। हमें बड़ा अफसोस है, दुख है इस बात का कि आपकी बेटी आपसे छिन गई। पर यकीन मानिए, हम कातिलों को जल्दी पकड़ लेंगे। तो साहब उनसे जरूर पूछिएगा कि मेरी बेटी ने उनका क्या बिगाड़ा था। मेरी बच्ची पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, पर मैं उसे 12वीं तक ही पढ़ा पाई। उसने ये काम पकड़ लिया ताकि मेरा हाथ बटा सके। बहुत मेहनती थी साहब मेरी बच्ची। राधिका 18 साल की थी, तो क्या उसकी जिंदगी में कोई लड़का नहीं था साहब? मेरी बच्ची के पास तो एक फोन तक नहीं था। सुबह काम पर जाती और शाम को सीधा घर। राधिका यहाँ 1 साल से काम कर रही थी, कभी लेट नहीं हुई, हमेशा तमीज से पेश आती थी। और सर वो 12th पास थी और उसे अलग अलग काम भी आते थे। सुशांत, तुम्हारे और ऑफिस के सारे स्टाफ के नंबर्स मुझे फॉरवर्ड करो, और कल शाम को ऑफिस के बाद आप सब लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे, वो डिटेल्स भी चाहिए। और हाँ, सब कुछ बहुत ध्यान से लिखना। हम हर इंफॉर्मेशन बैक चेक करेंगे। ओके सर।
अशोक जायसवाल, जी। क्राइम ब्रांच। अच्छा, हाँ मतलब मैं हरीश के घर नहीं गया तो आप लोग यहाँ पहुँच गए मेरे घर। क्यों नहीं गए हरीश जायसवाल के घर? मर्डर हुआ आपके रिश्तेदार का। क्योंकि मेरे और हरीश के बीच में ऐसी कोई रिश्तेदारी रही नहीं, और अगर मैं वहाँ पहुँच जाता तो रीना भाभी वो शुरू हो जाती, बखेड़ा खड़ा कर देती, गाली गलौज हो जाता, और सबको यही लगता कि हरीश का खून मैंने किया है। और इस वक्त हमें भी यही लगता है कि उनका कत्ल आपने किया। ऐसा जरूरी नहीं होता कि दो लोगों के बीच जमीन को लेकर मसला हो जाए तो वो दोनों एक दूसरे का कत्ल कर देते। सर, हरीश जायसवाल के फोन रिकॉर्ड्स में शक करने जैसा कुछ मिल नहीं रहा है। कल शाम को तो कोई फोन ही नहीं हुए। ये जो भी आया था, ये आए थे, ये पक्का कोई पहचान वाला होगा या किसी पहचान वाले ने भेजे होंगे, जिनके लिए हरीश जायसवाल ने ये सारी कैलकुलेशन की होंगी। नैना गई है अशोक जायसवाल को लेने, देखते हैं दोनों की आपस में जमीन को लेकर क्या अनबन थी। ठीक है, मैं वो जमीन के पेपर्स ले आता हूँ, फिर चलते हैं थाने, सब कुछ साफ साफ समझ लेते हैं एक ही बार में। अशोक जी, पीछे के दरवाजे पर भी मेरे आदमी हैं, तो भागने का सोचना भी मत। मैडम, अगर भागना होता तो तब का भाग गया होता। कितने? 30,000। 3.25 लाख। तो हो गई तसल्ली। नहीं जायसवाल साहब, हमें इन पेपर्स को रजिस्ट्रार के ऑफिस में भेजकर क्रॉस चेक करवाना होगा। बेशक सर, वहाँ भिजवा दीजिए सर, कहीं भी भिजवा दे सकते हैं सर, पर साबित यही होगा कि मेरी नीयत बिल्कुल साफ थी। वो लालच ना हरीश के दिमाग में था सर। रीना जी का तो कुछ और ही कहना है। आपसे किसने कह दिया वो सच बोल रही है? अशोक जायसवाल, मेरे पति का दूर का कजिन हरीश ने एक जमीन में इन्वेस्टमेंट की थी अशोक के थ्रू, और जैसे ही सारी कार्रवाई पूरी हो गई, अशोक के खराब इरादे बाहर आ गए। ये तुम बहुत गलत कर रहे हो मेरे साथ अशोक, तुम मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकते। अरे जो रकम हमने आपस में तय की थी वो पूरी कीमत मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, फिर तुम ऐसे मुकर नहीं सकते हो। ये सरासर फ्रॉड है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? देखो, जमीन मैंने ढूंढी, सारा पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है, तो फिर ये जमीन तुम्हारी कहां से हुई? अशोक ने जमीन हड़प ली थी। हड़प ली? बकवास है ये सर। सर, जमीन चुनी मैंने, खरीदी मैंने अपने नाम पर। हाँ, वो कुछ पैसे कम पड़ रहे थे मुझे, तो वो मैंने लोन मांगा हरीश से। कितना कम पड़ रहा है अशोक? 11 लाख। हाँ, अगर सूद लोगे तो ज्यादा टाइम लूंगा चुकाने में। कैसी बातें करते हो? अपना टाइम ले लो आराम से, सूद वूद को बाद में देख लेंगे। लेकिन हाँ, जमीन अगर अच्छी है ना तो छोड़ना मत, खरीद लेना। 4 साल पहले की बात है। हरीश ने मुझे 11 लाख कैश दिए थे, और 2 साल के बाद मैंने उसके सारे पैसे लौटा दिए विथ इंटरेस्ट सर। और 1 साल पहले हरीश के इरादे ही बदल गए। रीना जी का कहना है वो पैसे लोन नहीं, इन्वेस्टमेंट थी, जो कि हरीश ने आपके थ्रू की थी। रिश्तेदारी पर भरोसा रखकर अशोक को पैसे दिए थे हरीश ने, लेकिन अशोक साफ मुकर गया था, जमीन देने का नाम ही नहीं ले रहा था। हरीश भी बहुत नाराज थे अशोक से। सुनिए ना, जाने दीजिए उस जमीन को। आप आपका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हैं? अरे ऐसे कैसे जाने दूरी ना? तुम्हें पता भी है उस जमीन की क्या वैल्यू है आज के मार्केट में? चीटिंग कर रहा है वो मेरे साथ। आप ना मैडम मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। तो मतलब सर, मेरी समझ में नहीं आता कि रीना भाभी जो भी बोलती है वो सच कैसे हो जाता है। तो सच क्या है? ये हरीश ना सिर्फ चांस मार रहा था मुझसे मेरी जमीन हड़पने के लिए। और अब तो वो ऐसा करेगा ही नहीं, क्योंकि तुमने उसे अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया।
मेरी मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ सच सच बताने के बावजूद भी आप मुझ पे शक कर रहे हैं। आपको क्या लगता है मैंने हरीश को इसलिए मारा ताकि मेरी ज़मीन को लेकर कोई सवाल ना खड़े हो? हमें शक है आप पर अशोक जायसवाल, बिना सवाल बिना जवाब वाला शक। सर प्लीज़ ज़रा सोचिए, मैं हरीश को क्यों मारूंगा जब मुझे लगता कि ये ज़मीन उसे मिलने का कोई चांस होता तब। पर यहाँ तो ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ना सर। ज़मीन मेरे नाम है बाय लॉ। हाँ मतलब हमारे बीच में तू मैं हुई है, मतलब काफ़ी हुई है, पर ये मारने मुरने की बात सर प्लीज़ अब मुझ पे ना ही थोपे तो अच्छा है। मैं बता रहा हूँ सर, कहीं कुछ और हो रहा है और आप निशाना ना मुझे बना रहे। सर मैंने सारे रिकॉर्ड चेक किए इन पेपर्स के साथ। 7/12 डीड। ये ज़मीन अशोक जायसवाल के नाम पर ही है, क्लीन टाइटल। कब से क्लीन टाइटल है और चेंज कब किया गया? सर 4 साल पहले जब से ये ज़मीन अशोक जायसवाल ने खरीदी है तब से उसी के नाम है। हरीश जायसवाल का नाम ना ही स्टैम्प ड्यूटी पे है, ना ही सील डीड पे, और ना ही विटनेस पे है, और ना ही को परचेजर। जमीन के सारे पेपर्स अशोक जायसवाल के नाम पर है। ऐसा लगता नहीं है कि डबल मर्डर जमीन के अनबन से जुड़ा हुआ है। हो सकता है इस अनबन की आड़ में किसी ने किसी और ही सवाल का जवाब दे दिया। सर ये भी तो हो सकता है कि इस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को जानबूझकर हमारे सामने लाया गया हो ताकि इन्वेस्टिगेशन गुमराह की जाए। रीना? यस सर। खबरें लगाओ उसके पीछे, बचपन से लेके अभी तक एक एक डिटेल निकलवाओ। एक पॉइंट ऐसा है जिसे शायद हम लोग अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे। कौन सा? राधिका के बारे में हमें अभी तक कुछ भी मालूम नहीं है सर। राइट, 2 कत्ल हुए हैं, 2 गोलियां चली, छुरा चला, कुछ भी हो सकता है। इस हिसाब किताब में और बहुत सारे इक्वेशंस छुपे हुए हैं और हमें इन इक्वेशंस की तह तक जाना। इस केस से जुड़े सभी लोगों के बारे में डिटेल में पता करो। रीना, राधिका और जेएम पेंट्स का सारा स्टाफ। सर यहाँ पे मैंने एक बात मेंशन नहीं की है। कौन सी बात? सर देखिए ना, अगर अवॉइड कर सकते हैं तो। उन्होंने मेरे से सारी डिटेल मांगी है। ऐसी कौन सी बात है जो तुम नहीं बताना चाहती हो? सर एक्चुअली मेरे पेरेंट्स बहुत कंजर्वेटिव है और उनको नहीं पता है कि आई हैव अ बॉयफ्रेंड। ये बात तुम पुलिस को बता दो, क्योंकि उन्होंने जो कहा है मैं वही करूँगा। देख राखी, मुझे राधिका और इस मालती की एक एक खबर चाहिए, पहले की, अभी की, हर पल की। छोटी सी भी कोई बात हो फोन कर मेरे को। हाँ भाई, तो सामने हरीश जायसवाल की फैमिली रहती है ना? हाँ। पता कर इनके घर पे कौन कौन आता है, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर का डिटेल दे। और नौकरानी? वो तो मेन है, सबसे मेन। इनका सारा डिटेल निकाल के दे मेरे को। चल जा। नैना? यस सर। जेएम पेंट्स के सारे एम्प्लॉयज ने कत्ल की शाम की डिटेल्ड एक्टिविटी रिपोर्ट दी है। और ये रहे उनके फोन रिकॉर्ड्स। ये राधिका रोज एक फिक्स टाइम पे ऑफिस से घर के लिए निकलती थी, लेकिन जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन उसे ऑफिस में रुकने के लिए कहा गया। मैंने उसकी माँ से बात की थी, वो बोली 1.5 साल में शायद ही कभी ऐसा हुआ। राधिका 12वीं तक पढ़ी थी, हिसाब किताब जानती थी। आपको क्या लग रहा है, वो इन्वॉल्व थी? नहीं ना, बस एक कैलकुलेशन बन रही है। राधिका को इस बात का पता था कि ऑफिस में कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं और कैश ऑफिस में ही रखा जाता है, तो हो सकता है उसने अपने साथीदारों को वहां बुलाया, उन लोगों ने वहां लूट की और उस लूट के दौरान ही उन लोगों ने राधिका को भी मार दिया। डबल क्रॉस, बस एक एंगल है। सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो कई हो सकते हैं। हेलो, अभय सिंह, क्राइम ब्रांच। अच्छा, तो साबित हो गया कि मैं ही खूनी हूँ? ड्रामा किसी और दिन के लिए बचा के रखिएगा अशोक जी। फिलहाल आप मेरे सवाल का सीधे सीधे जवाब दीजिए। पूछिए। आपने कहा था कि हरीश जायसवाल ने आपको 11 लाख रुपए दिए थे कैश उनके ऑफिस में। हाँ दिए थे। क्या हरीश जायसवाल अपने ऑफिस में इतना ज्यादा कैश रखते थे? उस वक्त तो थे उसके पास, अब वो हमेशा रखता था या नहीं रखता था ये तो मैं नहीं बता सकता ना सर। आप उसके ऑफिस वालों से क्यों नहीं पूछते सर?
सुबह आपने कितना कैश हैंड ओवर किया? सर 2.25 लाख। थोड़ा टाइम लगेगा शर्मा जी, यहाँ थोड़ा टेंशन चल रहा है, आप समझने की कोशिश कीजिए प्लीज़। श्योर है ना? स्टाफ के रिपोर्ट से कुछ पता चला? अभी तक कुछ काम की बात निकल के नहीं आई। सभी की मूवमेंट्स क्रॉस चेक किए हैं सर, ऐसा लगता नहीं है किसी ने झूठ बोला है। और जो 2 लोग सच बोल सकते थे वो अब इस दुनिया में नहीं है, हरीश जायसवाल और राधिका। अगर हम कैलकुलेशन पे गौर करें तो क्या लिखा हुआ था? 9 लाख, 4.5 लाख, 3 लाख, 1 लाख 40,000, टोटल 17,90,000। लेकिन ये टोटल नोटपैड पे नहीं लिखा हुआ। ये हिसाब किताब किस चीज़ के लिए किया जा रहा था सर? ये जानकारी तो अभी तक मिसिंग है। हरीश जायसवाल ने अगर अशोक जायसवाल को 11 लाख रुपए दिए थे और वो भी कैश अपने कैबिन से, तो जाहिर सी बात है हरीश जायसवाल के कैबिन में अक्सर इतना ज़्यादा कैश पड़ा रहता है और शायद कातिलों को भी इस बात का इल्म था, इसलिए वो फर्जी डील करने के बहाने से उसके कैबिन में आए। उनकी डील तो नकली थी लेकिन हथियार असली थे। उन हथियारों से उन्होंने हरीश जायसवाल और राधिका का कत्ल किया और कैश लूटकर भाग गए। सर हमें ऐसा लगता है कि शायद राधिका को इस बात का पता होगा कि केबिन में कैश कहाँ रखा रहता है। पॉसिबल। और वो मार्केटिंग मैनेजर सुशांत भंडारी, उसे ना सिर्फ इतना पता होता है कि कितना कैश कहाँ पर जाना है, कितना कैश कहाँ से आना है, बल्कि ये भी पता होता है कि इस वक्त ऑफिस में कितना कैश रखा है। अच्छा हुआ आ गए तुम, वरना मैं सीधा पुलिस के पास जाने वाली थी। ये 5 लाख तो नहीं लग रहे? 1.5 लाख हैं, अभी इतने ही हाथ हैं। हमारा आमने सामने बैठ के हिसाब किताब तय हुआ था ना? हिसाब से मुकर नहीं रहा हूं मैं। 5 लाख देने थे, 5 लाख ही दूंगा। अभी मेरे पास इतने हैं, बाकी भी जल्दी दे दूंगा। अंदर नहीं आओगे? चाय बना देती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं। मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? पता नहीं यार। इस रीना मैडम का कोई कारण नहीं बन रहा है अपने हस्बैंड को मरवाने का। कितने दिन पीछा किया तूने? पूरे 4 दिन पीछा किया साहब। और आप लोगों को कुछ मिला फोन रिकॉर्ड से? नहीं, लेकिन पीटर, उसके पास कोई दूसरा फोन भी तो हो सकता है, खुफिया। साहब ऐसा है ना, ये कोई अफेयर का मामला होता तो इतना दिन तक तो खुफिया नहीं रह पाता। ये लड़की राधिका गाय लड़की थी मैडम, एकदम सीधी। मुझे तो लगता है इसका टिकट फोकट में कट गया। कोई बॉयफ्रेंड ना सर, हम लोग रीना जायसवाल को पिछले 4 दिन से ट्रैक कर रहे हैं, पर कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है। राधिका की तरफ से भी सेम सर। और ऑफिस का स्टाफ? नो सर, कुछ भी नहीं। कत्ल के दौरान किसी की भी सेलफोन लोकेशन क्राइम सीन के आसपास नहीं थी। और एक हैरत की बात सर, मैंने रायपुर और आसपास के हर एक हिस्ट्री शीटों को टैप किया, सुपारी की खबर थी ही नहीं कभी। इस कागज के टुकड़े पर जो हिसाब किताब किया गया है, क्या वाकई हमारे सवाल का जवाब इस हिसाब किताब में है, या ये महज एक कागज का टुकड़ा है और इस पर किया गया हिसाब किताब हमारी तहकीकात के हिसाब किताब को बिगाड़ रहा है? पैसा जाहिर सा मोटिव है, पर क्या वो लोग ऑफिस में आए, कत्ल किया और चले गए? चलो अगर मान भी लें कि ऐसा ही हुआ होगा, पर किसी भी बाहर वाले इंसान को इस बात का अंदाज़ा कैसे हो सकता है कि हरीश जायसवाल के ऑफिस में इतना ज़्यादा कैश होगा? सुशांत? नहीं सर, सुशांत तो वापस ऑफिस में नहीं लौटा था, क्योंकि वॉचमैन उसे अच्छी तरह से पहचानता है। अगर सुशांत ऑफिस में वापस आया होता तो वॉचमैन बता देता। और वॉचमैन का कहना है कि उसने किसी भी बाहर वाले को जेएम पेंट्स के ऑफिस में आते हुए नहीं देखा। तो फिर ये दोनों कत्ल किसने किए?
वक्त बीत गया, सबकी जिंदगियां फिर से पटरी पर आ गईं। सुशांत अब रीना जायसवाल के लिए बिजनेस मैनेज करने लगा। रीना और उसका बेटा आदित्य हरीश की मौत से बुरी तरह से छलनी हुए थे, लेकिन वक्त के साथ चलने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मालती भी अपनी इकलौती बेटी को खोकर बेहद दुखी थी, पर वक्त के साथ अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। यस सर, यू आर राइट, बट कंपनी की इमल्शन के बिना हम लोग बेस डील नहीं ऑफर कर सकते। यस, पर आपके लिए वही बेस डील होगा जो हाँ पांडे जी, हाँ आप टेंशन मत लीजिए, आप कैश पेमेंट भी कर सकते हैं। कितना कैश है आपके पास? शाम को एक ऑफिस में हुआ डबल मर्डर अब तक सुलझ नहीं पाया था। पुलिस को डाउट पहले से दफ्तर के अंदर के माहौल पर था। विशाखा, रेणुका, निशा और सुजाता, ये 4 हुए और 5वीं राधिका। और सुशांत को मिलाकर 6। अब जरा इन फिगर्स को देखो। 9 लाख, 4.5 लाख, 3 लाख, 1 लाख और 40,000। क्या ये एम्प्लॉयज की सैलरी हो सकती है? अगर है तो ये 40,000 पियोन राधिका की सैलरी हो सकती है पर ईयर। पॉसिबल? 1 लाख रुपए सैलरी किसकी हो सकती है? क्योंकि मैंने वहाँ देखा है, उन लड़कियों से बात की है मैंने, कोई भी लड़की ऐसी नहीं लगती जिसकी पर एनम सैलरी सिर्फ 1 लाख रुपए होगी। इतनी कम सैलरी में काम करना थोड़ा मुश्किल लगता है। हिसाब किताब कुछ ठीक से बैठ नहीं रहा। स्टाफ के लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स तो क्लियर आए हैं सर। फिर भी सबके फोन सर्विलेंस पे डालो। हो सकता है खुद ना किया हो, किसी से करवाया। एक फोन कॉल पूरी साजिश का पर्दाफाश कर सकता है। हेलो, अरसे बाद मुझे लगा हवा हो गई हो तुम। वो जावेद भाई, मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। मैंने अभी अभी लोगों को रखी, जगह नहीं है। पर तुम आए हो तो तुम्हें रख लो, लेकिन सैलरी ज़्यादा नहीं दे पाऊँ, जिससे हमेशा तुम्हें प्रॉब्लम होती है। फिर भी मतलब कितना दे पाओगे? मजबूरी है जावेद भाई। कर लो नौकरी, जो भी तनख्वाह मिलेगी हम मैनेज कर लेंगे। अब जितने पैसे हैं हमारे पास वो और कितने दिन चलेंगे, और वैसे भी आने वाले दिनों में और खर्चे पड़ेंगे। हमने ठीक किया क्या? कौन से वाले की बात कर रहे हो? गुनहगारों में पछतावे की लहरें गुजर रही थी, पर उनकी ग्लानि का कारण एक से ज्यादा लग रहा था। दूसरी ओर रायपुर में पुलिस को इस केस का एक अहम सुराग आखिरकार हाथ लग ही गया। सर, पता नहीं कितने काम की है इन्फॉर्मेशन, पर परसों जेएम पेंट्स में विशाखा को इस नंबर से कॉल आया था, जो कि मुंबई का लैंडलाइन नंबर है। तो तुम्हें शक क्यों है? क्योंकि सर विशाखा को जो भी कॉल्स आते रहे हैं वो रायपुर और उसके आसपास के एरिया से आते रहे हैं। ये नंबर कुछ अलग सा लगा, और वो भी पीसीओ का। पीसीओ आज के जमाने में? विशाखा, डरिए मत। हमने आपको यहाँ एक फोन कॉल के बारे में पूछने के लिए बुलाया। परसों आया था तुम्हें ये कॉल, तब तुम शायद ऑफिस में थी। मुंबई के पीसीओ का नंबर है। हेलो। हाँ सर, नमिता का फोन आया था। नमिता ठाकुर हमारे यहाँ काम करती थी अकाउंट्स में, रेणुका के ज्वाइन करने से पहले। एक्स एम्प्लॉय? जी सर। किस बारे में फोन किया था उसने? हेलो। हाय विशाखा, नमिता बोल रही हूँ। नमिता? अरे नमिता ठाकुर। ओ नमिता, बोलो कैसे फोन किया? अरे मुझे पता चला हरीश सर के बारे में। हाँ, एक्चुअली 2 हफ्ते से ऊपर हो गया। यहाँ माहौल काफी टेंशन वाला है। वैसे तुम्हें कैसे पता चला? अब अपना वो छत्तीसगढ़ का न्यूज़ चैनल है ना, रायपुर रिपोर्टर, उस पर देखा था मैं। पर पुलिस को तो अभी तक क्लियर कुछ पता ही नहीं चला। कोई लड़की का भी मर्डर हुआ है ना साथ में? राधिका पियोन थी यहाँ की,
तुम्हारे जाने के बाद ही ज्वाइन किया था उसने। बहुत बुरा हुआ यार। खैर अब ये सब छोड़, तू बता कैसा चल रहा है? कुछ खास नहीं, तुम बताओ कहाँ हो आजकल? मेरा जॉब तो यहाँ पुणे में है ना, तो मैं यहीं पर हूँ। पुणे? उसने कहा वो पुणे में है? जी सर। नंबर मुंबई के पीसीओ का है, कांदेवली इलाके का, और मेरी पीसीओ वाले से भी बात हुई है। विशाखा, ये जो नमिता ठाकुर है, आपके ऑफिस में इसकी डिटेल्स होंगी? होनी तो चाहिए सर, नहीं तो बायोडाटा तो होगा ही। सर शायद 2 लोग मिलने आए थे, 2 विजिटर्स। एक एक्स एम्प्लॉय इसलिए इतनी आसानी से ऑफिस में घुस पाए। उसका पार्टनर, क्या वो भी एक्स एम्प्लॉय हो सकता है? क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ सर। बायोडाटा में जो नंबर है वो स्विच ऑफ है सर। नमिता ठाकुर के बायोडाटा में लोकल एड्रेस के अलावा भोपाल का एड्रेस भी है। जी सर, नमिता भोपाल से बिलोंग करती है, उसके पेरेंट्स हैं अभी वहाँ पे। अब सर और एक बात है। बोलिए। उसका हस्बैंड भी हमारे ऑफिस में काम करता था, आफ्ताब नाम है उसका, आफ्ताब खान। मैं उसकी ये बायोडाटा लाई हूँ जस्ट इन केस। आफ्ताब खान और नमिता ठाकुर दोनों हस्बैंड वाइफ? जी सर। करता क्या था ये आफ्ताब खान आपके ऑफिस में? सर आफ्ताब हमारे ऑफिस में मार्केटिंग मैनेजर था, जिसकी जगह पे अभी सुशांत सर आए हैं। ये 2 साल पहले की बात है? जी 2 साल पहले की बात है। आफ्ताब और नमिता ने हमारे ऑफिस में 1 साल तक काम किया था। दोनों ने एक साथ जॉब छोड़ी थी? हाँ सर। क्यों? वो मुझे नहीं पता। एक्चुअली सर मैं नमिता के अंडर काम करती थी। नमिता अकाउंट्स डिपार्टमेंट की हेड थी और आफ्ताब मार्केटिंग का बॉस था। और सर वो सच में बॉस था। मतलब सर आज हमारी कंपनी जिस जगह पे है आफ्ताब की वजह से। सारे बड़े क्लाइंट्स आफ्ताब ही लेके आए हैं और फिर अचानक से दोनों एक दिन रिजाइन कर दिए और चले गए। नैना, शौर्य सर, भोपाल जाने की तैयारी करो। जी? नमिता ठाकुर यहीं रहती हैं? नहीं, सालों पहले रहती थी। अब कहाँ है वो? मुझे नहीं पता और पता करना भी नहीं। हमने उसे अपने दिल से, अपनी यादों से निकाल दिया है। लेकिन इस वक्त हमारा उससे मिलना बहुत जरूरी है। तो जाइए, ढूंढिए उसे, जो करना है कीजिए, हमें तक ना कीजिए बस। हम आप लोगों को तंग नहीं कर रहे, सिर्फ नमिता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बेटी है आपकी, सिर्फ बेटी को बचाने की कोशिश हो रही है या अपने आप को भी? दयानंद जी, ये कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं है, डबल मर्डर हुआ है। आप हमें धमकी दे रहे हैं खून के इल्जाम में फंसाने की? देखिए, हमसे जो गुनाह हुआ है उसके लिए कोई भी सजा काफी नहीं। खुद ऊपर वाला भी हमें माफ नहीं कर सकता। 3 साल पहले एक छोटी सी चिट्ठी छोड़ गई हमारे नाम। मैं मुंबई जा रही हूं, आफ्ताब खान से शादी कर रही हूं। आफ्ताब खान, तब से आज तक हमारी एक बार भी बात नहीं हुई। ये आपका घरेलू मामला है और इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस वक्त हमें आपकी बेटी नमिता और आफ्ताब की तलाश है। हमें नहीं मालूम वो कहाँ है। हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो लोग मुंबई में हैं और हमें उन लोग की तस्वीर चाहिए। किसे मार डाला उन्होंने? जेएम पेंट्स के मालिक हरीश जायसवाल और उनकी एक मुलाजिम। हम पक्का तो नहीं बोल सकते, पर हमें शक उन्हीं दोनों पर है। जिस दिन वो उस आफ्ताब से मिली, उसकी जिंदगी उसी दिन से दलदल में धंस गई। जी, कितने का रिचार्ज? 50।
मैं उन दिनों मुंबई में नौकरी करता था, तब नमिता इस आफ्ताब से मिली और जरूरत देखो हमें आकर बताया भी। नाम क्या बताया उसका? आफ्ताब, आफ्ताब खान। और वो मोबाइल की शॉप में लोगों के मोबाइल रिपेयर करता है। पोस्ट ग्रेजुएट है माँ, जॉब के लिए अप्लाई किया है उसने, बस तब तक ये काम कर रहा है। और पापा आप तो जानते हो रिसेशन चल रहा है, नौकरियां ना के बराबर है, अकाल पड़ा हुआ। अकाल क्या हमारी बिरादरी में अच्छे लड़कों का पड़ा है जो तुम्हें ये दूसरे धर्म का लड़का मिला प्यार करने? प्लीज पापा ऐसा मत कहिए, मैं और आफ्ताब एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं और हम दोनों ये तय कर चुके हैं। रहता कहाँ है तुम्हारा ये आफ्ताब? हम तो कह देंगे आइसक्रीम दे। जी ये आफ्ताब खान यहीं रहते हैं? जी कहिए क्या काम है? मिलना है, घर पे है तो बुलाओ जरा। 1 मिनट, जा अंदर जाके खेल। हाँ जा, अम्मी आ रही है, जा। जी वो तो अभी दुकान पे गए हैं। उनके माता पिता से बात हो सकती है? जी वो लोग तो यहाँ नहीं रहते, पर काम क्या है आपको, आप मुझे बता सकते हैं, मैं उनकी बीवी हूँ। क्या आफ्ताब खान शादीशुदा है? जी शादीशुदा है तो मेरी बेटी को शादी के लिए क्यों पूछ रहा है वो? क्या तुझे मालूम था ना कि उसकी शादी हो चुकी है? वो एक शादीशुदा आदमी का घर तोड़कर अपना घर बसाएगी? उसका एक बच्चा भी है, उस शाजिया से फुट फुट कर रो रही थी मेरे सामने जब मैंने उससे कहा कि आफ्ताब ने तुझसे शादी के लिए पूछा है। क्यों कर रही है ऐसा? सुनिए, हमें यहाँ मुंबई में आना ही नहीं चाहिए था। चलिए हम वापस भोपाल चलते हैं। बेटी खुद पे रहम कर, इतनी मेहनत से इतनी पढ़ाई लिखाई की, तेरे सामने एक बहुत अच्छी जिंदगी हो सकती है, तो क्यों ऐसे में फंसना चाहती है? उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी, पर हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी जो हमारी बेटी ऐसा गलत फैसला ले रही थी और हम भोपाल लौट आए। पर उसकी जिद कहाँ रुकने वाली थी। यहाँ 1 साल उसने जॉब किया, फिर एक दिन बस चिट्ठी देकर गायब। जिस तरह उसने हमें अपनी जिंदगी से गायब किया, उसी तरह हमने उसे अपनी यादों से, अपने दिल से गायब किया है। नमिता ने आपको कभी फोन किया है? नहीं। आफ्ताब की पहली बीवी, उसका एड्रेस, फोन नंबर कुछ रखा है आप लोगों ने? चला आजा जल्दी से अंदर। जी आप लोग कौन? आप शाजिया खान? जी मैं ही शाजिया हूँ। आफ्ताब और नमिता कहाँ मिलेंगे? शाजिया जी हम रायपुर से आए हैं, क्राइम ब्रांच। आफ्ताब और नमिता कहाँ मिलेंगे? जी आफ्ताब मेरे शौहर हुआ करते थे कभी, पर अब उनके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। देखिए हम एक केस के सिलसिले में यहाँ हैं। रायपुर में एक डबल मर्डर हुआ है। हमें शक है कि आपके शौहर आफ्ताब और ये नमिता दोनों इसमें शामिल हैं। आप बता सकती हैं इस समय वो कहाँ रहते हैं? जी वो यहाँ नहीं, चंद्रा नगर रहते हैं, पास में ही है। सर यही आफ्ताब खान। क्राइम ब्रांच। शाजिया गलत किया तूने, मैंने कहा था ना तेरा बैलेंस अमाउंट लौटा दूंगा, थोड़ा टाइम दे। मैं इनके पास नहीं गई थी आफ्ताब, ये रायपुर से आए हैं मुझे ढूंढते हुए, तुम्हें ढूंढने के लिए, और उस औरत को भी। नमिता कहाँ?
आफ्ताब, मुझ में क्या कमी है? मैंने कब कहा तेरे में कमी है शाजिया? मैं नमिता से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ उससे। हम मुझसे प्यार नहीं करते? वो तो नमिता के मिलने से पहले ही खत्म हो गया था। और अब्दुल, हाँ, हमारा बेटा अब्दुल, ये तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। अरे वो कैसी औरत है, उसका दिल है या बर्फ खाना। और वैसे भी एक औरत का घर उजाड़ कर दूसरी औरत का घर कैसे बच सकता है? देख, ड्रामा मत कर शाजिया, तलाक दे रहा हूं ना बकायदा। तुम्हें जो करना है कर सकती हो, दोबारा निकाह करना है करो, नहीं करना मत करो। खुदा के लिए मुझे आजाद करो। आफ्ताब मेरी बात सुनो। आफ्ताब, तुम ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हो मुझे? हाँ, आफ्ताब, मेरा और अब्दुल का ख्याल कौन रखेगा? आफ्ताब, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। वो औरत तुम्हें बर्बाद कर देगी। नमिता ठाकुर और आफ्ताब खान, तुम दोनों अपने आप सब कुछ सच सच बताओगे या तुम दोनों को पहले इस बात के सबूत दूं कि 5 अक्टूबर की शाम को तुम लोग रायपुर के राजवीर कॉम्प्लेक्स में हरीश जायसवाल के जेएम पेंट्स के ऑफिस में गए थे? जी नहीं, मैं कबूल करता हूं कि हरीश का कत्ल हम दोनों ने किया था, और उस लड़की का भी जिसका नाम हमें मालूम नहीं। क्यों? मैं बहुत परेशान हो गया था सर। एक तरफ शाजिया 5 लाख का नान नफका मांग रही थी अपने और अब्दुल की देखभाल के लिए, दूसरी तरफ हम दोनों नई जिंदगी शुरू कर रहे थे। तुम दोनों पोस्ट ग्रेजुएट हो ना? जी, और हम दोनों ने जी तोड़ मेहनत की थी हरीश के लिए। मैं अपना खून जला जला कर हरीश के लिए क्लाइंट्स लाता था, लेकिन वो क्या? जो मेरा हक था वो उसने कभी मुझे दिया नहीं। नहीं आफ्ताब, मैं तुम्हें वाकई में समझ नहीं पा रहा हूँ। सर, पिछले 6 महीने में मैं 15 कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आया, जिसमें से 8 ऐसे हैं जो अगले 5 साल तक अपनी कंस्ट्रक्शन के सारे पेंट रिक्वायरमेंट्स यहीं जेएम पेंट से पूरी करेंगे। तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हें देना इम्पॉसिबल है। सर, 1 साल पहले का टर्नओवर और आज का टर्नओवर कंपेयर कर लीजिए। किराने की दुकान से सुपरमार्केट बना दिया मैंने कंपनी को, और मांग क्या रहा हूँ, प्रॉफिट का छोटा सा हिस्सा। लेकिन मेरे भाई, ऐसे काम नहीं होता है ना। देखो, मैंने तुम्हें सैलरी पर हायर किया और ये इक्वेशन चेंज नहीं होगा। प्रॉफिट शेयरिंग सिर्फ पार्टनर्स को मिलती है, और तुम मेरे पार्टनर नहीं बन सकते। मुझे इस वक्त पार्टनर्स की जरूरत है भी नहीं। एट बेस्ट मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा सकता हूं, जो कि मैं वैसे भी बढ़ाने वाला था। कितना? 2000 रुपए, फिर एक 5000 का बोनस। सर, एक ऑर्डर जो मैं आपके लिए लाता हूं मिनिमम 10 लाख का होता है। बस आफ्ताब, दिस डिस्कशन इज ओवर। क्या बोला? ऊपर से शाजिया पुलिस और कोर्ट की धमकियां दे रही है। पता नहीं क्या चाहती हो। बर्बाद करना चाहती है हम दोनों को, और क्या। ऊपर से एहसान फरामोश हरीश निचोड़ रहा है मुझे। मैं माँ बापा से भी नहीं पूछ सकती। आफ्ताब, सच बता, क्या तुम्हें लगता है कि मुझसे शादी करके तुमने गलती की? मैंने कई बार कोशिश की, उससे रिक्वेस्ट की, लेकिन वो अपनी पोजीशन से हिलने को तैयार ही नहीं था। सारे क्लाइंट्स फ्रॉम स्क्रैच मैं लेकर आया। अगर उसकी जगह कोई और होता ऐसी छोटी कंपनी का मालिक, तो मुझे तुरंत पार्टनर बना लेता। हरीश जायसवाल ने तुम्हें अपना पार्टनर नहीं बनाया, इसलिए तुम दोनों पार्टनर्स ने मिलकर उसे जान से मार दिया। हमें सिर्फ हमारे शेयर के पैसे चाहिए थे, जो हमें मिलने चाहिए। आफ्ताब की मेहनत तो थी, मैंने भी उनका पूरा अकाउंट डिपार्टमेंट सेटअप किया था, सारे सिस्टम्स प्रोफेशनली इन प्लेस बना दिए थे। आफ्ताब और नमिता ने कॉम्प्लेक्स पर नजर रखी और एम्प्लॉयज की घर लौटने की टाइमिंग्स नोट की। और नोट किया कि हरीश अक्सर काफी लेट घर जाता है, जो वो पहले से भी जानते थे।
आफ्ताब, नमिता, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आओ बैठो। कैसे हो तुम दोनों? बस ठीक ही हैं। सर मैं घर जाऊं? राधिका, जाने से पहले 3 कप चाय बना के जाना। दूध नहीं है। अरे तो कोई बात नहीं, लेकर आओ ना। और बताओ कैसे आना हुआ? कट टू कट बात करूंगा हरीश सर, हमें हमारे पैसे चाहिए। फिर वही घिसा पिटा रिकॉर्ड, वही पुराना झगड़ा। अब ये झगड़ा और भी कीमती हो गया है सर। जो लाखों के क्लाइंट्स मैंने आपको ला कर दिए थे ना, वही आज आपको करोड़ों का टर्नओवर दे रहे हैं। आफ्ताब, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं, बात 1000 लाख या करोड़ की नहीं है। तुम ये परसेंटेज वाला ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो ना। देखो, मुझे तो लगा था कि तुम दोनों अपनी नौकरियां वापस मांगने आए, और बिल्कुल सही वक्त पर आए, क्योंकि मैं एक्सपांड कर रहा हूं और इस कंपनी में तुम जैसे वर्कर्स की हमेशा जरूरत होती है। हमें जॉब्स नहीं, हमारा हिस्सा चाहिए। ये थी तुम्हारी सैलरी, जो मैंने सिर्फ 2 महीने में बढ़ाई थी, और जब तुमने कंपनी ज्वाइन की थी तुम्हारी सैलरी इससे आधी थी। कोई मेहरबानी नहीं की थी आपने। उस 2 महीने में मैंने आपको क्या बिजनेस ला कर दिया, वो भूल गए आप? बिजनेस क्या होता है जानते हो आफ्ताब? बिजनेस वो होता है जिसमें बंदा प्रॉफिट और लॉस दोनों अपने सर लेता है, और ये सबके बस की बात नहीं है। जब पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला था ना, तब 1 लाख अंडरकट किया था मैं, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट हाथ से ना जाए। लॉस हुआ। फिर अगले 2 कॉन्ट्रैक्ट्स में 3 लाख का लॉस हुआ, फिर 4.5 लाख, और उसके बाद 9 लाख का लॉस हुआ। और ऐसे करते करते 8 महीनों में 6 क्लाइंट्स को पकड़े रखने के लिए मुझे करीबन 17.5 लाख का लॉस अपने सर लेना पड़ा, क्योंकि मुझे फीलिंग थी कि प्रॉफिट होगा, जो अब हो रहा है। लेकिन उस टाइम पे कभी भी मैंने अपना दुखड़ा तुम लोगों के सामने रोया कि मेरा इतना लॉस हो गया है, मेरा लॉस शेयर करो? नहीं ना। तो फिर बंद करो तुम्हारा ये बचपन और लौट आओ इस कंपनी में। देखो, आई प्रॉमिस यू, मैं तुम दोनों को बहुत अच्छे अट्रैक्टिव पैकेजेस दूंगा। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से उन 8 महीनों में मैंने आपको 1 करोड़ 10 लाख का प्रॉफिट ला कर दिया है। मुझे उसका 5% चाहिए बस, जो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। लाखों का कैश ऐसे लाकर मैं तुम्हारे पास दे देता था, चाहता तो रख सकता था, चुरा सकता था, नहीं किया मैंने। थैंक यू वेरी मच आफ्ताब, मैं तुम्हारी ईमानदारी की दाद देता हूं, लेकिन इस ईमानदारी के बदले तुम प्रॉफिट शेयर नहीं मांग सकते। कंपनी मेरी, प्रॉफिट शेयर भी मेरा। अच्छा आफ्ताब, तो तुम दोनों को लग रहा था कि हरीश जायसवाल ने तुम दोनों का हक मारा, इसलिए तुम दोनों ने मिलकर उसे मार दिया। लेकिन वो बेचारी बच्ची, वो गरीब मासूम बच्ची राधिका, जो महज 18 साल की थी, उसे मारकर कौन सा 5% मुनाफा मिला तुम लोगों को? मुझे लगा कैबिन में कैश होगा, हमेशा होता था। मैंने खुद डीलर से भर भर के कैश हरीश को डिलीवर किया था। ये तो बहुत कम है यार। दूसरे ड्रॉवर में देखो। ये तो चिल्लर है यार। जब मैं कैश डिलीवर करता था कम से कम 5 लाख होते थे यहाँ पर। आफ्ताब, अब हमें निकलना होगा, कोई आ जाएगा। चलो। गन और छुरा कहाँ है? लंबे और कठिन सर्च के बाद पुलिस को उस नदी से मर्डर वेपन्स, देसी रिवॉल्वर और चाकू बरामद हुए जहां आफ्ताब ने उन्हें फेंका था। सारा स्टाफ इस डबल मर्डर की हकीकत जानकर बुरी तरह से हिल गया। मासूम राधिका का कोई दोष नहीं था। वो अपने मालिक और उसके मुलाजिम के बीच के झगड़े में बेवजह बलि चढ़ गई। उसे अनजाने में रोका गया था, अपने ही हत्यारों के लिए चाय बनाने के लिए। मैंने कहा था ना, वो औरत तुम्हें बर्बाद कर देगी। वो काम तो तूने बखूबी पूरा कर दिया शाजिया। 5 लाख की मांग की मुझसे, धमकियां दी मुझे। मैंने सिर्फ धमकियां दी थी, और तुमने दगा दी मुझे और हमारे बेटे को, और तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। उस औरत ने तुम्हें बहकाया, तुम्हें कत्ल करने के लिए मजबूर किया, तुम्हारा साथ तक दिया। छोड़ ना, अब सड़ रहा हूं ना जेल में। खुश है ना तू? प्रेग्नेंट नमिता केस के ट्रायल के दौरान ही मां बनी। आफ्ताब और नमिता को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए, धारा 394 के तहत चोरी के उद्देश्य से क्षति पहुंचाने के लिए
धारा 397 के तहत चोरी के उद्देश्य से हत्या या क्षति पहुंचाने के लिए, धारा 25 आर्म्स एक्ट के लिए, धारा 27 हत्या में जानलेवा हथियार इस्तेमाल करने के लिए और धारा 34 एक ही उद्देश्य से गुनाह में शामिल होने के चार्जेस पर गिरफ्तार किया गया है। कहाँ है वो? मुझे देखना है उसे। योगेश, रहने दो, हम अपना काम कर रहे हैं। मुझे एक बार मिलना है उन लोगों से, इसे एक बार मुझे मिलने दो। देखो योगेश, वो दोनों इस वक्त कानून की हिरासत में है। अब कानून अपने हिसाब से निपटेगा उनसे। एक बार मुझे उनसे निपटना है। प्लीज सर, मुझे एक चांस दो। मुझे उनसे पूछताछ करनी है। वो दोनों सिर्फ मौर है, असली मुजरिम कोई और है सर। हम इस मामले की तह तक जाएंगे। जो लोग भी इसमें शामिल हैं, सब तक लिए जाएंगे। रंजीत और किशोर के अलावा एक तीसरा नाम भी सामने आया है। कौन है वो? एक टीम गई है उसे उठाने। नाम क्या उसका? ये हम अभी नहीं बता सकते। पहले हम उस तीसरे से पूछताछ करेंगे, उसके बाद बता पाएंगे। आप जब उसकी पूछताछ करेंगे, मुझे भी वहां पे रहना है। ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा आक्रोश समझ सकता हूं, लेकिन हमें हमारा काम हमारे तरीके से करने दो। योगेश, खुद से कुछ करने की सोचना भी मत। फैमिली है तुम्हारी, फैमिली के बारे में सोचना। इस वक्त उन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। अभी वर्तमान में जो हो रहा था और करीबी भविष्य में जो होने जा रहा था, उसकी जड़ थी करीबी अतीत में हुआ एक हादसा। मंदिर पे काजल, काजल जल्दी कर। हाँ आई भैया। आयुष, आयुष टिफिन तो लेते जा। संभाल संभाल के। बाय मम्मी। बाय मम्मी। बाय। संभाल के जाना और साथ में रहना। हाँ। हाँ। चलो डागर जी, निकलता हूँ। क्या बात है रंजीत, बड़ी सस्पेंस वाली नज़र से घूरे जा रहे हो हमको। एक काम है, करेगा? साथ में करना है, अच्छे पैसे मिलेंगे। मैं ठहरा प्लम्बर और तू ठहरा भजिया तलने वाला। इसमें तो मुझे कोई पैसे नज़र नहीं आ रहे। तू कौन से काम की बात कर रहा है? एक काम, कीमत अच्छी है लेकिन थोड़ा टेंशन वाला है। बोल, होएगा तेरे से? काम तो बोल। और है कौन जो हमें इतनी कीमत देगा? कितने पैसे मिले थे? सब दोनों को लाख लाख मिलने वाला था। 10-10 हज़ार एडवांस भी दिया था और 90-90 हज़ार जो बाकी था वो बाद में मिलना था। किसके बाद में? काम के बाद में साहब। तो 1-1 लाख रुपए के लिए तुम लोगों ने ये काम किया। 460। अरे मंजित जी, पैसे तो लेके जाइए।
ये दवाई है कैसे लेनी है मतलब? चाचा खाना खाया आपने? हाँ खा लिया। ठीक है, तो ये इसमें से एक गोली अभी खाइए आप, ठीक है? ये लीजिए पानी, और ये जो 2 गोली है सुबह, दोपहर और रात को खाना खाने के बाद लगातार 4 दिन तक लेनी है। बेटा ये वो पैसे जो अगले हफ्ते दिन तो। चाचा पैसे कहाँ भागे जाएंगे? हाँ, आप तबीयत का ख्याल रखिए। योगेश भैया मेरी दवाइयाँ आ गई। सब आ गई है, मैंने अलग से निकाल के रखी है। अब जरा बता भी दीजिए कब कब कौन सी लेनी है? देखिए ये जो 2 गोली है सुबह नाश्ते के बाद 3 दिन तक लगातार लेनी है। बोलिए सुनील जी, लाइए। एक सेकंड सुनील जी। हेलो, हाँ बोलो पार्वती। आयुष अभी तक घर नहीं पहुंचा है कोचिंग क्लासेस से। अरे आता होगा, बस छूट गई होगी। पर अंधेरा हो गया। अंधेरा होने से पहले हमेशा आ जाता है, दूसरी बस पकड़ के आ जाता। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। अरे तो गेम खेलकर मोबाइल की बैटरी खत्म कर दी होगी ना। तुम फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ। अच्छा। The number you have called is currently switched off. चाचा 2 मिनट ना। पीटी कोचिंग क्लासेस? मैडम मैं आयुष तिवारी का फादर बात कर रहा हूँ। जी बोलिए सर। आयुष की क्लास अब तक चालू है क्या? नहीं तो 9th स्टैंडर्ड की सारी क्लासेस खत्म हो चुकी हैं और सारे बच्चे घर जा चुके हैं। अभी तो सिर्फ 10th स्टैंडर्ड की क्लासेस ही चल रही हैं। जी ठीक है। 8:15 होने आए हैं। अब तक तो दूसरी क्या तीसरी बस भी मिल जाती, घर भी पहुंच जाता। मैं दुकान बंद करके तुरंत निकलता हूँ। हाँ, रास्ते में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये देखिए योगेश जी, 3:35 पे एंट्री पंच हुई आयुष की। और फिर ये देखिए 6:05 पर एग्जिट पंच हुई। 2 क्लासेस थी आज। पहली क्लास 3:45 से शुरू हुई थी, जो करीब 4:45 बजे खत्म हुई, और दूसरी क्लास 4:55 से करीब 6 बजे तक चली थी। पता नहीं फिर क्यों वो घर पर लौटा नहीं अब तक। मोबाइल भी बंद आ रहा है उसका। हो सकता है किसी फ्रेंड के यहाँ चला गया हो। नहीं पार्वती, स्कूल के दोस्त नहीं, ट्यूशन क्लासेस के दोस्त, जिसके घर पे आयुष जा सकता है। वो चेक किए? हाँ किया ना। 2 दोस्त हैं, अमित और रूपेश, दोनों से बात हुई। अमित और आयुष तो एक ही बस में घर आते हैं। तो क्या बोला अमित? उसने कहा आयुष आज बस स्टैंड तक आया ही नहीं। तो कहाँ गया होगा? उसने बताया नहीं अंकल। हम बस क्लास से निकले और मैं बस स्टॉप की तरफ चला गया। कल का ज्योमेट्री टेस्ट प्रिपेयर हो गया? नहीं यार। मेरा हो गया? घर पे आके करना पड़ेगा। चल बाय बाय, मैं जाता हूँ। चल बाय। तुमने पूछा नहीं आयुष को कि कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों रोज साथ में आते जाते हो ना? नहीं अंकल, हमेशा हम साथ में नहीं लौटते। ज्यादातर तो आयुष नथुदा स्टॉप से बस लेता है। बेटा मैंने वहाँ भी चेक किया लेकिन कहीं नहीं मिला। भाई साहब, आपने दूसरे बच्चों के घर पर चेक किया क्या? मम्मी, आयुष की मम्मी के फ़ोन के बाद मैंने हमारे क्लास के सारे स्टूडेंट्स को फ़ोन करके पूछा, लेकिन आयुष किसी के पास नहीं था। कहाँ गया होगा? आयुष कहाँ हो बेटा तुम? 9:30 बज गए बेटा। पागलों की तरह सारा उज्जैन छान मारा। तिवारी बात सुन। हेलो, कौन बोल रहा है? कौन हूँ से क्या मतलब है बे? हूँ कोई, बात सुन मेरी। आयुष का फोन तुम्हारे पास कैसे है? आयुष का फोन उसकी जेब में ही था, मैंने निकाल लिया और तेरे आयुष को अपनी जेब में डाल लिया। उसे बाहर निकलवाना तो अब टैक्स लगेगा,
सिर्फ 3 लाख। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? दो आयुष को फोन दो। योगेश तिवारी अगवा किया मैंने तेरे बेटे को। उसे जिंदा देखना चाहता है ना तो 3 लाख रुपए तैयार रख। कौन बोल रहे हैं भाई साहब? वो सब छोड़ और पैसा तैयार कर। वैसे ताकत है तेरे में, इतनी अच्छी खासी मेडिकल की दुकान है। 3 लाख तो तेरे लिए हाथ की मैल है। पैसा दे दे, आयुष तेरे को वापस मिल जाएगा। फिर फोन करूंगा। हेलो हेलो हेलो। The number you have called is currently switched off. निशाना बड़ी चालाकी से चुना गया था। एक लंबे अरसे तक साधने के बाद तीर एक दिन चुपके से चलाया गया था। इस किडनैपिंग का खेल लंबा नहीं चलने वाला था, लेकिन इस जुर्म की गूंज काफी दूर तक पहुंचने वाली थी। जो हासिल करना था वो था एक तीर से 2 निशाने। सर, जब फिरौती का कॉल आया तब आयुष की सेलफोन की लोकेशन नालखेड़ा थी। नालखेड़ा, जहां से करीब 2.5 घंटे की दूरी पर। नालखेड़ा? लेकिन कैसे? आयुष की फोटो मिली योगेश? नहीं सर, मैं मेरी वाइफ को फोन करके बोलता हूँ फोटो भेजने के लिए। गुड, उनको बोलो अभी भेजें। नालखेड़ा पुलिस से कांटेक्ट करो। फोन की लोकेशन नालखेड़ा है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि विक्टिम भी नालखेड़ा में। एक से ज्यादा किडनैपर हो सकते हैं। हो सकता है किडनैपर घूम घूम के हमें कॉल कर रहा हो गुमराह करने के लिए। फोटो क्यों चाहिए उसकी? आयुष कहाँ है? सब समझाऊंगा लेकिन बाद में। अभी मुझे आयुष की फोटो चाहिए, जल्दी। नहीं, पहले आप बताइए मुझे क्यों चाहिए फोटो? क्या हुआ है? पार्वती, आयुष को किसी ने किडनैप कर लिया। हिम्मत रखना प्लीज पार्वती। मैं कुछ नहीं होगा, आयुष को कुछ नहीं होगा। मैं अभी पुलिस स्टेशन में ही हूँ। मुझे जल्दी आयुष की फोटो भेजो प्लीज। मम्मी क्या हुआ? काजल, पापा को जल्दी से आयुष भैया की एक फोटो मैसेज कर, जल्दी से भेज एक फोटो। आयुष को अगर कोचिंग क्लास के बाहर से उठाया जाता तो उसने शोर जरूर मचाया होता, लेकिन उसने शोर नहीं मचाया। जी, मतलब किडनैपर कोई जान पहचान वाला हो सकता है जिसके कहने पर आयुष बड़ी आसानी से उसके साथ चला गया हो। तुम्हें किसी पर शक है योगेश? नहीं सर, शक तो किसी पर नहीं है सर, लेकिन ये कैसे हो सकता है सर? रोज ट्यूशन क्लासेस के बाद म्युनिसिपल बस लेकर आयुष घर आता है अपने आप से। सर, आयुष की फोटो 2 मिनट में फैक्स होगी, तब तक आप नाकाबंदी बढ़ा दो। पूरी संभावना है कि बच्चा किसी व्हीकल में। उसकी लास्ट सेलफोन लोकेशन नालखेड़ा बता रहा है। सारे होटल्स, लॉजेस सारे वीरान हैं, हर जगह चेक करो। बच्चे की उम्र 14 साल है। 14 साल का लड़का अगवा किया गया है। नाम आयुष तिवारी, स्काई ब्लू टी शर्ट और नीली जीन्स पहना हुआ था। रिपीट, उम्र 14 साल, स्काई ब्लू टी शर्ट और नीली जीन्स पहना हुआ था। बेटा, हम पुलिस से हैं। मैंने मिसेस तिवारी का फ़ोन मेरे फ़ोन के साथ पैच कर दिया है। सारे कॉल सेंट्रल लाइन से रूट कर दो और कॉल लोकेशंस की लॉग भी चाहिए मुझे। ओके। कौन उठा ले गया मेरे बच्चे को? किसने किया है ये सब? पार्वती जी, फिलहाल हमें बस इतना पता है कि आपका बेटा अगवा हुआ है और फिरौती की मांग हुई है। हमें ये नहीं मालूम कि वो लोग कौन हैं, लेकिन इतना मालूम है कि आपके बेटे को आपके पास लौटाएंगे। कब? जल्दी। वो लोग कभी भी आपके फ़ोन पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आयुष के साथ साथ आयुष का मोबाइल फ़ोन भी है उनके पास। सर, योगेश जी का फोन सर्वेलेंस पे डाल दिया गया है। नालखेड़ा नाकाबंदी बढ़ा दी गई है, पर अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा। मैं तो सोच भी नहीं सकता सर, कोई मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? तुम्हारा किसी के साथ कोई झगड़ा? नहीं सर, पूरा चैतन्य नगर मुझे जानता है। मैं सबको दवाइयाँ बेचता हूँ। थोड़ा दिमाग पर और जोर डाल। तुम्हारी शॉप अच्छी चल रही है जिसकी वजह से फिरौती मांगी गई, पर किडनैपिंग की क्या कोई और वजह हो सकती है? मतलब किसी एम्प्लॉय के साथ कोई झगड़ा? नहीं सर, छोटी सी दुकान है मेरी, मैं अकेले ही धंधा संभालता हूँ, कोई हेल्पर भी नहीं मेरे पास। जैसा कि किडनैपर ने बोला, वो फिरौती के लिए तुम्हारा फोन करेगा। हमने तुम्हारे फोन के साथ साथ तुम्हारी वाइफ का फोन भी सर्विलेंस पर डाल दिया है। हमारे 2 आदमी तुम्हारे घर के बाहर पहरा दे रहे हैं इस वक्त। तुम्हारे बेटे आयुष की फोटो और डिटेल्स
पूरे जिले में सर्कुलेट हो रही है। तो अब इंसाफ, जब तक कि कोई खबर नहीं आ जाती या किडनैपर का कॉल नहीं आ जाता। देखो योगेश, 11 बज गए हैं, मुझे लगता है इस वक्त तुम्हें घर जानी चाहिए। आपको पता है मेरा बेटा अगवा हुआ है सर। जानता हूं योगेश, लेकिन हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपके बेटे को सही सलामत वापस लाने। सर इस इलाके में कोई सीसीटीवी है नहीं वैसे, पर हाँ मेरी क्लासेस के अंदर और बाहर दोनों जगह आप चाहें तो वो दिखा सकता हूँ आपको। दिखाइए। 12 बज गए, अभी तक कोई कॉल नहीं आया। किडनैपर का पहला कॉल आया 9:30 बजे। आयुष अपनी क्लास से 6:05 पर निकला। एग्जिट स्टैम्प और सीसीटीवी ये कंफर्म करते हैं, लेकिन वो अपने बस स्टॉप पर नहीं जाकर कहीं और गया। उसने शोर भी नहीं मचाया, मतलब वो किडनैपर के साथ खुद गया। किडनैपर या किडनैपर्स शायद उसकी जान पहचान वाले रहे। जानने वालों की कमी नहीं होगी सर। योगेश का मेडिकल स्टोर काफी पॉपुलर है, पिछले 6 सालों से चल रहा है, जब से ग्वालियर से यहाँ उज्जैन शिफ्ट हुए थे। और योगेश का कहना है कि कभी उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। सर, शहर से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर नाकाबंदी की है। हमारी पेट्रोल टीम भी गश्त पे है और उन सभी के पास आयुष की तस्वीर और डिटेल्स भी मौजूद है। प्रेशर बनाए रखो जगह। एक से ज्यादा किडनैपर्स हो सकते हैं। हो सकता है नालखेड़ा से रैंसम कॉल हमें गुमराह करने के लिए कह रहे हैं। बच्चा शायद अभी भी उज्जैन में ही है। मैडम, मैं कल सुबह तक 3 लाख रुपए कैश अरेंज कर सकता हूँ। मैं दे दूंगा पैसे और ले आऊंगा मेरे बेटे को वापस। खत्म करते ये सब। योगेश जी, खत्म तो तब करेंगे ना जब किडनैपर का कॉल आएगा। आप मुझे एक बात बताइए, कौन कौन ये जानता है कि इतनी शॉर्ट नोटिस में आप 3 लाख रुपए इकट्ठा कर सकते हैं? मुझे कुछ नहीं पता मैडम, कौन कौन मेरे बारे में ये सब जानता है और कौन मेरे बेटे को अगवा कर सकता है। सुनिए, हम पैसे दे देंगे, उन्हें जो चाहिए सब दे देंगे। बस मेरा बेटा वापस चाहिए प्लीज। पार्वती जी, हमारी भी यही कोशिश है कि आपकी बेटी को आपके पास जल्द से जल्द सही सलामत लौटा दें। सर, अभी तक कॉल नहीं आया। 6:05 पर आयुष और अमित अपनी क्लास से निकलते हैं और उसके बाद लड़का गायब। पीडी कोचिंग क्लासेस के एरिया में उस वक्त काफी ट्रैफिक होता है, भीड़ भाड़ होती है। इतनी भीड़ में आयुष को किडनैप करना नामुमकिन लगता है। आयुष जरूर किसी जान पहचान वाले के साथ गया होगा। 14 साल के लड़के ने भरोसा किया उस पर। उसी के फोन से रैंसम का कॉल किया गया सर। ये कॉल मुझे परेशान कर रहा है राकेश। क्या ये कॉल वाकई में जेन्युइन कॉल था फिरौती के लिए, या फिर कोई गेम है? और अभी तक कोई दूसरा कॉल भी नहीं आया। एग्जैक्टली। आखिर ये किडनैपर चाहता क्या है? समझ में नहीं आ रहा है, किसी की हमसे क्या दुश्मनी हो सकती है? दुश्मनी तो थी, और जब खुलासा हुआ कि वो कौन था, तब तिवारी परिवार पर अविश्वास की बिजली कड़क गई। ऐसा झटका लगा सभी को कि एक ही सवाल की बारिश होने लगी कि क्यों, आखिर क्यों? इस जुर्म का जो मकसद था, इस जुर्म के द्वारा मुजरिम जो हासिल करने निकला था, उस मकसद ने एक बाप को निचोड़ कर रख दिया। योगेश, योगेश, घर पर सब इंतजार कर रहे तेरा यार। ये काम सिर्फ रंजीत और किशोर का नहीं हो सकता। उनकी मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है? अरे भाई रंजीत, 3 प्लेट पकौड़े पार्सल देना, आलू और प्याज के मिक्स। जी योगेश जी, बस अभी गरम गरम तल देता हूँ। घर ही भिजवाने हैं? हाँ, बच्चे लोग जिद कर रहे हैं। आप दुकान संभालिए, मैं भिजवा देता हूँ। पता है कितनी बार मैंने रंजीत को मुफ्त में दवाई दी थी, क्योंकि मुझे मालूम था उसकी कमाई बहुत कम है। देखिए यार, पता नहीं इसमें कितना सच है और कितना झूठ। बस सुनने में आया कि पुलिस ने अतुल कुमार को उठवा लिया है।
देखिए सर, मुझे फंसाया जा रहा है सर। एक भजिया वाला प्लम्बर में नाम लेते तो मैं गुनहगार हो गया सर। ये क्या बात हुई सर? आपको जरूर गलतफहमी हुई है सर। सर ये ऐसा नहीं कर सकते सर। साहब ये रंजीत मेरे पास आया था, बोला पैसा मिलेगा, इसीलिए मैं उसके साथ गया। किसके कहने पर क्या? वो एक हफ्ता पहले मेरे पास अतुल कुमार आया था। जिंदगी और भजिया ही चलते रहेगा रंजीत। अतुल जी कुछ और आता तो करते ना। आप ही बताइए कोई काम हो हमारे लायक। है, तेरे लायक काम है। पैसे बड़े हैं पर काम भी बड़ा है। क्या करना क्या होगा? भजिया नहीं तलना होगा, थोड़ा खतरनाक है। खतरनाक मतलब? कुछ हासिल करना हो जिंदगी में तो खतरों से खेलना पड़ता है। आगे बोलिए। आगे नहीं, मेरे पीछे देख। कौन है वो? ये तो अपने योगेश जी हैं। पहली बात, अपना कोई नहीं होता। दूसरी बात, ये अब योगेश जी नहीं, सोने की मुर्गी हैं, सिर्फ सोने की मुर्गी। और इस मुर्गी का एक चूजा है, आयुष। भरोसेमंद आदमी चुन ले तो कर दे मेरा काम। दोनों को 1-1 लाख दूंगा। काम मतलब ये योगेश जी के बेटे आयुष को उठाना है, अगवा, किडनैप। आज पता है बहुत मजा आया। क्यों? दिनेश सर का लेक्चर था ना, हम पेपर्स पर मार के फेंक रहे थे। वो तो बहुत मारते। तू कल जल्दी आ जाना। चल बाय। चल बाय। स्कूल के रास्ते तो भूल ही जा। छोटी बहन हमेशा साथ में रहती है, सबसे सही रहेगा ट्यूशन क्लास के बाद में उठाएंगे। करना पड़ेगा। चल बाय बाय मैं जाऊँ। चल बाय। अरे आयुष। अरे रंजीत भैया आप? हाँ, कहाँ? घर की तरफ जा रहा है क्या? हाँ, अभी अभी क्लासेस से छूटा ना। अच्छा तो बैठ जा, मैं छोड़ देता हूँ, वहीं जा रहा हूँ। घर की तरफ? हाँ हाँ ठीक है। अरे किशोर, यहाँ क्या कर रहा है तू? और साइकिल की तरह तेरी पंचर हो गई है। मैं तेरी अच्छा हुआ मिल गया, आजा बैठ जा। हाँ। ये बसंती ट्रिपल उठा लेती है। आयुष आगे हो जाए, मेरा दोस्त। अरे रंजीत भैया, ये हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, वो एक छोटा सा काम है, वो कर लेते हैं, फिर चलते हैं घर की तरफ। भैया एक काम कर, मुझे उतार दो, मम्मी टेंशन में आ जाएगी। मैं बस पकड़ के चला रहा हूँ। अरे बैठे रहे यार, 2 मिनट का काम है, कहाँ रोज पाएंगे ऐसा काम। नहीं भैया, मुझे उतार दो, मुझे देरी हो जाएगी। ये लड़के ज्यादा टैटे मत कर, वरना यहीं गला काट दूंगा तेरा।
अपहरण के दिन पूरी कोशिशों के बावजूद पुलिस ये पता नहीं लगा पाई कि आयुष को कहां ले जाया गया था और वो किस हाल में था। अपहरण के अगले दिन पुलिस पर जबरदस्त दबाव बढ़ने लगा और तिवारी परिवार पर खौफ के घने बादल छाने लगे। सर, कांस्टेबल चौबे ने कई राउंड्स लगाए पर घर पर नजर रखता हुआ कोई नहीं दिखाई दिया। सर अब बस मैं सीधे बैंक जाता हूँ, पैसे निकलवाता हूँ। पैसे निकाल कर क्या करोगे योगेश? किडनैपर ने अभी तक दूसरा कॉल ही नहीं किया। योगेश जी, पार्वती जी, आप लोग दिमाग पर जोर देकर बताइए कि यहाँ उज्जैन में या फिर ग्वालियर में जहाँ आप लोग पहले रहते थे, वहाँ पे किसी से कोई अनबन, कोई झगड़ा या फिर कोई दुश्मनी? किसी से कोई दुश्मनी नहीं हमारी। ऐसे कैसे किसी पर भी इल्जाम लगा दे हम लोग? बेटा, आप और आयुष एक ही स्कूल में पढ़ते हो ना? आपके आयुष भैया का स्कूल में किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ, कोई अनबन, कोई तू मैं? सर स्कूल में किस बच्चे का झगड़ा नहीं होता, और किसी का झगड़ा होगा तो कोई किसी को अगवा कर लेगा। हाँ कर लेगा। आप सोच भी नहीं सकते कितनी छोटी छोटी बातों को लेकर किडनैपिंग हो सकती है। इस वक्त हम एक छोटी सी तू मैमे को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। जिस तरह से आयुष की किडनैपिंग हुई है उससे ऐसा ही लगता है कि मामला कुछ पर्सनल है। किडनैपर ने फिरौती के लिए 3 लाख रुपए मांगे हैं और उसने ये जानने के लिए अभी तक दूसरा कॉल नहीं किया कि आप लोग पैसा जुटा पाए हो या नहीं। अगर ये किसी पेशेवर का काम होता तो अब तक जगह और टाइम दोनों बता चुका होता डिलीवरी के लिए। आपके जितने भी करीब के जान पहचान वाले हैं, रिश्तेदार हैं, कस्टमर्स हैं, सबके नाम, नंबर और प्रोफेशन हमें लिख कर दीजिए। हो सकता है कोई ऐसा हो जिसके बारे में आप सपने में भी नहीं सोच सकते। नशक अभी होने वाला था। अपने स्टोर के सामने बंद भजिए के स्टॉल पर नशक तब होने वाला था जब आयुष का पता चलता। अतुल इसके पीछे, मतलब अतुल के पीछे डॉक्टर गोविंद त्रिवेदी। चल घर चलते हैं यार, वो काजल और भाभी की हालत खराब है। ये बात मेरी समझ में पहले क्यों नहीं आई? ये था मैं, ये थी दुश्मनी की वजह। किडनैपर का कॉल आया? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। योगेश के सारे कॉल रिकॉर्ड्स मैंने चेक किए लेकिन कुछ बन नहीं रहा सर। आयुष के फोन रिकॉर्ड्स? सर आयुष के सारे कॉल्स उसके दोस्तों या फिर उसके माँ बाप को किए गए। राकेश, कुछ सीरियस गड़बड़ है। सर मैंने खबरियों को काम पे लगा दिया। योगेश का कोई ऐसा एंगल जो हमसे छुपा रह गया हो, और हिस्ट्री शीटर्स को भी काम पे लगा दिया। कहीं कोई ऐसा किडनैपिंग गैंग जिससे सुपारी मिली हो। सर पूजा इस योगेश तिवारी के मोहल्ले और उसकी दुकान के आसपास के सभी लोगों से पूछताछ कर रही है, ये देखने के लिए शायद कहीं कुछ छुपा रह गया हो या फिर हमें पता ना चला। या फिर छुपा रहे हैं। क्या बात कर रहे हो मैडम? कब हुआ ये? पहले आप बताइए, योगेश तिवारी का किसी के साथ झगड़ा हुआ है? छोटी से छोटी बात कुछ याद आती है आपको? नहीं नहीं मैडम, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी हो तो ऐसे बच्चे के साथ कौन क्यों दुश्मनी निकालेगा? मैडम, बोलने में किसी को योगेश के किसी भी लड़ाई झगड़े की कोई खबर नहीं। और पार्वती तिवारी, उसका कोई मसला या अफेयर या कुछ? नहीं मैडम, ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा। सारे लोग योगेश की बड़ी तारीफ करते हैं। तो फिर बच्चे को अगवा किया क्यों? किसी ना किसी से कोई दुश्मनी जरूर हुई है।
उस समय जब पुलिस इस अपहरण के पीछे कोई मोटिव, कोई मकसद ढूंढ रही थी, तब मकसद ठीक तिवारी परिवार की नाक के नीचे था। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग। पर वो उसके इरादे को सूंघ ही नहीं पा रहे थे। साहब, उनके पास क्या सबूत है साहब? मैंने उनको ये सब काम करने के लिए कहा साहब। क्या बोला था ये? क्या बोला था कि उठा के बस मारना है, 1-1 लाख रुपए मिलेगा? हाँ 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 साहब, यही बोला था। फैसला हो गया कि आयुष को कहाँ से उठाना है। कहाँ से उठाओगे? ट्यूशन क्लास के बाहर से, वही सबसे सही जगह है। कब उठाओगे? कल काम हो जाएगा। ये एडवांस है, काम होने के बाद बाकी पैसे मिल जाएंगे। उठा के फिरौती मांगे ना। फिरौती से मुझे कोई मतलब नहीं है। आयुष को उठाओ, तुरंत मार दो। फिरौती मांगना है मांगो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर फिरौती मिली तो तुम दोनों का बोनस होगा। क्या देख रहा है? देख, आज सुबह बाईपास के पास वो नारायण भाई के खेत के पास जो मैदान है ना, वहां पर ये तो यही लड़का लगता है। कौन है ये लड़का? उज्जैन का लड़का है। कल रात को चैतन्य नगर थाने से फोटो मिला मेरे को। सर, एक बुरी खबर है। लाश मिली? कुछ बोल क्यों नहीं रहे आप? प्लीज बताइए ना, हॉस्पिटल क्यों आए हैं? आयुष ठीक है ना? ये कुछ नहीं बोल रही है, प्लीज कुछ बोलो ना। किधर ठीक नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। क्या हुआ है? क्या हुआ है? आज सुबह तनोडिया में आयुष की लाश मिली है। नर्स! नर्स! चैतन्य नगर से ही कॉल था। 44467898। सिम कार्ड किसी रंजीत चौहान के नाम का है। फ्रेंड्स, रिलेटिव, कस्टमर्स की जो लिस्ट दी थी योगेश ने, उसमें रंजीत चौहान का नाम है? नो सर। रंजीत चौहान को जानते हो? रंजीत चौहान? चल साहब, अरे पर हुआ क्या? अरे कुछ तो बताइए साहब। लेकिन मैंने किया क्या, ये तो बताइए। आप ऐसे उठा के लेके जा रहे हैं साहब। क्या हुआ? क्या हुआ साहब? अरे क्या हुआ? अरे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे भाई क्या हुआ? अरे साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब छोड़ दो मुझे। अरे साहब मैं कह रहा हूँ ना। मार डाला। मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसको क्यों मार डाला? देख योगेश, मातल ने ये क्यों किया, अतुल के पीछे कौन है, ये सब पता करने में थोड़ा वक्त लगेगा। चल यार, घर चलते हैं यार। आयुष का क्रियाक्रम भी करना है ना यार।
हाँ सर, मैंने ही करवाया। क्यों? क्यों? उसने मेरे पेट पे लात मारी सर। 6 साल पहले तक यहाँ चैतन्य नगर में सिर्फ और सिर्फ एक ही मेडिकल स्टोर था, मेरा और फिर यादव का साहब मेरे सारे ग्राहक को अपनी तरफ करने लगा। अम्मा जी, ये रही आपकी दवाई, जल्दी से अच्छे हो जाइए, ठीक है? ये लीजिए आपकी। बोलिए राम जी भाई। अरे योगेश भाई, मुझे भी कोई दवाई दे दो। डॉक्टर ने ये दवाई लिख के दी, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। 2 मिनट रुकिए प्लीज। एक एक करके मेरे सारे ग्राहकों को पटा कर रखने लगा सर। खुद दवाई प्रिस्क्राइब करके कभी डॉक्टर बनता तो कभी मुफ्त और उधार पर दवाइयाँ देके बड़ा अच्छा बनता सबकी नजर में। जानबूझकर मेरे धंधे को बर्बाद करने पे तुला हुआ था साहब वो। तो तूने उसके 14 साल के बच्चे को मरवा दिया। और मेरा बच्चा भूखा मरता साहब। वो मेरा बिजनेस बर्बाद कर चुका था। मैं कर करा के क्या करता था? खून उबलता था मेरा उसको देखकर। ओ अश्विन भैया, क्या बात है, बहुत मुरझाए हुए लग रहे हो। बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर के यहाँ से आ रहा। दिखाइए पर्ची दिखाइए। अरे नहीं, रहने तो मैं योगेश के यहाँ से दवा ले लूँगा। ये क्या बात कर दी आपने? हाँ, इतने साल से मेरे से दवाई ले रहे हो, ये अचानक योगेश से क्यों? हाँ, अरे दवाई भी वही है, दाम भी वही। आइए चलिए। बात यह है कि मैं योगेश की दुकान से उधार लेता हूँ और वो भी दवा लेने के बाद में छोटी छोटी किश्तों में चुका देता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे हमसे उधार ले लो, हम भी उधार दे देंगे। हाँ, अतुल ने इस मोहल्ले में किसी को उधार नहीं दिया है और आपको देगा। चलिए आइए 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 आइए। जिद कर रहे हैं। आइए आइए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? दवाई हम देते हैं आपको। सुनिए सुनिए ना, वो अतुल भाई साहब देखिए हमारे ग्राहक को अपनी तरफ खींच के लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या तरीका धंधा करने का अतुल जी? अश्विन भाई मेरी दुकान में आ रहे थे ना, आप ऐसे कैसे खींच के लेके गए मेरे ग्राहक को? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम्हारे जितने भी ग्राहक है ना, सबके सब मेरे हुआ करते थे। सबके साथ चुपड़ी चुपड़ी बातें करके अपनी तरफ घुमा लिया तुम। कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, सब अपनी मर्जी से आते हैं मेरी दुकान में, क्योंकि मैं अच्छी सर्विस देता हूँ। तुम्हारी तरह नहीं करता हूँ, किसी और के ग्राहक को खींच कर ले जाते अपनी दुकान में चोरी चपाटे से। सामान संभाल के। हाँ, चोर किसको बोला? तो यहाँ चैतन्य नगर में सब कायदे से चल रहा था। ये कायदा है? यही कायदा है। वो डॉक्टर त्रिवेदी के वहाँ लोग जाते थे, फिर मेरे यहाँ आके दवाई खरीदते थे, जैसे दुनिया भर में होता है। पर तुम तो खुद डॉक्टर बने बैठे हो, खुद दवाई प्रिस्क्राइब करते हो। डॉक्टर त्रिवेदी भी खफा है तुमसे, उनके सारे पेशेंट तुमने अपनी तरफ कर लिए। वो तो हम शराफत दिखा रहे, कुछ कर नहीं रहे। अरे हम कुछ कर नहीं रहे तो इसका मतलब ये समझो मत कि हम कुछ कर नहीं सकते। हमारे इलाके में घुस के हमारे ही धंधा चौपट कर रहे हो तुम। जाओ यहाँ से। मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम संभाल सकते हो तो संभालो अपनी डूबती नैया को। दोनों के दोनों चोर हो चोर, तुम और डॉक्टर त्रिवेदी। जो दवाई की जरूरत नहीं वो भी प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर त्रिवेदी, और तुम बेचते हो। दोनों मिलकर गरीबों को लूटते हो। अरे बंद करो ये सब, वरना एक दिन गरीबों की ऐसी हाई लगेगी कि ना ये दुकान भी बंद हो जाएगी। चोर कहीं। मुझे उसने चोर बोला था साहब, गलत तरीकों से मेरा बिजनेस हासिल कर लिया उसने। तो बस मैंने भी तय कर लिया, इसे चोट दूंगा और ऐसी चोट दूंगा जिसकी कोई दवा नहीं होगी। एक 14 साल के बच्चे को मरवाकर तूने चोट दी, अब मैं तुझे बताता हूं चोट क्या होती है। इतनी नफरत? हाँ योगेश, इतनी नफरत। अरे तुम मेरा गला काट देता। मेरा आयुष ने उसका क्या बिगाड़ा था? कितना अच्छा था मेरा आयुष, पढ़ना चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था। मेरा और पार्वती का सब कुछ था आयुष, हमारी आंखों का तारा था वो। तभी तो योगेश, तभी तो। सर ये सिर्फ
अतुल का किया कराया नहीं हो सकता। इसके पीछे डॉक्टर त्रिवेदी है। ये सारी साजिश डॉक्टर त्रिवेदी की रची रचाई हुई है। कमाल कर रही हैं आप। 2 केमिस्ट की लड़ाई में आप मुझे क्यों घसीट रही हैं, वो भी मर्डर के केस में? मेरे सीनियर आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, प्लीज चलिए हमारे साथ। देखिए मैम, आप समझ नहीं रही हैं। अतुल ने जो कुछ भी किया उसकी खबर मुझे या मेरे पिताजी को नहीं थी। और तो और हमें तो ये भी नहीं पता कि योगेश के बेटे का मर्डर हो गया। वो तो खबर आई न्यूज में, तब जाके पता चला। आई नो इट वाज रियली वेरी शॉकिंग। डॉक्टर साहब, आपका नाम आया है, पूछताछ तो बनती है। मैं मानता हूँ रूल के हिसाब से ये ठीक नहीं है, पर ये कोई नई बात नहीं है डॉक्टर त्रिवेदी। बहुत से मेडिकल स्टोर वाले अपने कस्टमर्स को खुद दवाई बता देते हैं। पॉइंट क्या आपका? तो पॉइंट ये है डॉक्टर साहब, योगेश भी अपने कस्टमर्स को खुद दवाई बता देता था, तो जाहिर सी बात है आपके पेशेंट कम हो रहे होंगे, और पेशेंट कम होने का मतलब है इनकम कम होना। सो व्हाट? एक अजीब वाहियात से एंगल पेश कर रहे हैं आप कि कोई केमिस्ट 4 पेशेंट्स को गैर कानूनी तरीके से सर्दी जुकाम पेट दर्द की दवाइयाँ खुद प्रेस्क्राइब करता था, इसलिए मैंने एक क्वालिफाइड एस्टेब्लिश डॉक्टर ने उसके बेटे का, उसके 14 साल के बेटे का मर्डर करवाया। नॉनसेंस। ये अनुमान भी कैसे लगाया आपने? डॉक्टर त्रिवेदी, विक्टिम के फादर ने डायरेक्टली आपका नाम लिया है, और उसका कहना यह है कि अतुल के पीछे आप हैं। नहीं, मैं किसी के पीछे नहीं हूं, सबसे आगे हूं मैं। आप बुलाइए अतुल को, पूछिए मेरे सामने क्या मैंने करवाया ये सब। बुलाइए उसे, पूछिए। झूठ बोलता हूं डॉक्टर, उन दोनों की सांठगांठ थी सब में सर, धंधे में भी और मेरे बेटे की हत्या करने में भी। मेरी वजह से उन दोनों का धंधा कम हो गया था। कोई सामने से नहीं बोलेगा, मैं बोलता हूं। डॉक्टर दवाइयां प्रिस्क्राइब करता था और अतुल उसे बेचता था, और जरूर उस दवाई की बिक्री में डॉक्टर का कमीशन रहा होगा। मेरी वजह से उन दोनों की मिलीभगत चल नहीं पाई। तुम इस वक्त बहुत दुखी हो, गुस्से में हो, ये मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं, लेकिन ऐसे जोश में आकर हम किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं आपको बोलता हूं सर, मुझे पक्का यकीन है ये सब डॉक्टर त्रिवेदी का किया कराया है सर। मेरे बेटे का कातिल जितना अतुल है, उससे कई ज्यादा डॉक्टर त्रिवेदी है। खूनी है वो। कबूल करो। हटो। कबूल करो, तुम में हिम्मत नहीं थी और नहीं अतुल में मेरे धंधे को नुकसान पहुंचाने की। तुम दोनों की बेईमानी का धंधा मेरी ईमानदारी की वजह से चौपट हो चुका था, और इसका बदला तुमने कैसे लिया? मेरे मासूम बेटे का गला काटकर। नॉनसेंस बातें मत करो योगेश, मैं पुलिस में पहले बता चुका हूं, अतुल से मेरा कोई वास्ता नहीं है, समझे? हटो। देखिए योगेश जी, आप अपनी हद पार कर रहे हैं मेरे पिताजी की इज्जत खराब करके। तुम चाहते हो ना मैं मेरी हद में रहूं, तो बोलो अपने बाप को अपना गुनाह कबूल करें। सबके सामने कबूल करे कि इन्होंने ही मेरे बेटे की हत्या करवाई है। एक भजिया तलने वाले प्लम्बर को चंद पैसे क्या दे दिए? तुम्हें क्या लगा तुम्हारा पाप छुप गया? किसी को पता नहीं चलेगा? मैं सारी दुनिया के सामने तुम्हारी पोल खोलूंगा, नंगा करूंगा मैं तुम्हें। बस अब एक लफ्ज और नहीं। हटो सामने से, हटो। जा रही हूँ। रुको बेटा, संभल के जाना। हाँ काजल बेटा, आज के बाद तुम कभी अकेले नहीं जाओगी। बेटा बस करो, कितनी सजा दोगे खुद को? सजा तो उन्होंने मेरे मासूम बच्चे को दी, ताकि मुझे ऐसा घाव लगे जो कभी भरे नहीं। अतुल की दुकान बंद है, तुम दुकान खोल नहीं रहे हो, इलाके के सभी मरीज परेशान हैं, सजा उन सबको मिल रही है ना।
कोई जिए या मरे मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता चाचा। मुझे मेरे बेटे के कातिलों को सजा दिलवानी। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, और ये मकसद तब तक पूरा नहीं होगा जब तक मेरे बेटे के कातिल खुलेआम घूम रहे हैं। योगेश के अंदर कुछ टूट चुका था। वो अपना काम तो किए जा रहा था, पर मानो वो कोई बेजान सी कठपुतली था जिसकी टोर किसी भयंकर अंधेरे में अटकी हुई थी। ये अंधेरा सिर्फ तब दूर हो सकता था जब उसे अपने बेटे के लिए इंसाफ मिलता, जो इस वक्त उसे अधूरा लग रहा था। सारे आरोपी जुडिशियल कस्टडी में हैं। बहुत जल्द हम चार्जशीट फाइल करने वाले हैं। लेकिन मुख्य आरोपी डॉक्टर त्रिवेदी है, जो अभी भी बाहर है। योगेश अतुल से हमने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि दर्जनों बार पूछताछ की है। डॉक्टर त्रिवेदी को भी 4 से 6 दफा हमने बुलाया है पूछताछ के लिए, लेकिन डॉक्टर त्रिवेदी के खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिला। मुझे खुद अतुल से पूछताछ करनी है। कानून तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दे सकता। कानून को अपना काम करने दो, भरोसा रखो उन पर। योगेश भरोसा नहीं कर पाया, उसका घाव नहीं भर पाया। घाव नासूर बन चुका था। योगेश अब उसका इलाज खुद करने पर उतर आया था। उसके इस नासूर के ज्वालामुखी में उबलते लावा को कोई नहीं देख पाया था, जो फटने की कगार पर था। जी, मेरा नाम योगेश तिवारी है। उस्मान से बात करनी है। उस्मान। हाँ जी कहिए। एक काम है तुमसे, मुझे एक बंदूक चाहिए। मैंने पढ़ा तुम्हारे बारे में अखबार में, तुम हथियार बेचते पकड़े गए थे। अभी अभी तुम्हारी जमानत हुई है। मुझे कितनी जल्दी हथियार मिल सकते हैं? हथियार या तो पुलिस वालों के हाथ में होते हैं या फिर क्रिमिनल के, और क्रिमिनल तो तुम कहीं से लगते नहीं हो, तो फिर तुम्हें हथियार क्यों चाहिए? बंदूक की जो भी कीमत है तुम्हें मिल जाएगी। पापा, अब स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। पहले भैया आते थे ना मेरे साथ। क्या हुआ?
डॉक्टर गोविंद त्रिवेदी का लड़का मनोज, डेड ऑन अराइवल, 4 गोलियां दागी गई थी। डॉक्टर त्रिवेदी? उन पर गोली नहीं चलाई गई है, उनके सिर पर पिस्टल से मारा गया। मनोज 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 कहाँ है? मेरा बेटा मनोज कहाँ है? मनोज कहाँ है? बहुत गोलियां लगी उसको, ऑपरेशन किया उसका, गोलियां निकाली उसकी? हैं? आई एम सॉरी, आपका बेटा डेड ऑन अराइवल था। क्या कह रहे हैं आप? हाँ? मनोज, मेरा मनोज कहाँ है? हटिए, को बुलाओ। छोड़िए, मनोज कहाँ है? मनोज, डॉक्टर त्रिवेदी, अरे ऑक्सीजन, फास्ट। मनोज, मेरा निशाना सिर्फ मनोज था। तुमने डॉक्टर त्रिवेदी के सर पर भी मारा, गन से मारा। मैंने सिर्फ सर पे मारा क्योंकि मैं चाहता था कि डॉक्टर त्रिवेदी जिंदा रहे और तड़पे मेरी तरह। बेटा खोने का दर्द क्या है आप वो समझेगा। योगेश, मैंने पहले भी तुमसे कहा था, डॉक्टर त्रिवेदी का तुम्हारे बेटे आयुष के मर्डर से कोई लेना देना नहीं था। जरूर था इंस्पेक्टर, जरूर था। 4 महीने हो गए उन्होंने मेरे बेटे को मारे, और इन 4 महीनों में न जाने कितनी बार लगातार डॉक्टर त्रिवेदी ने हर वो मुमकिन कोशिश की अतुल, रंजीत और किशोर को छुड़वाने के लिए। इस बात को आप झुठला सकते हैं क्या? नहीं, यह सच है कि डॉक्टर त्रिवेदी ने अतुल की जमानत करवाने की कोशिश की। वो सिर्फ इसलिए कि अतुल की दुकान 4 महीने से बंद थी, उसकी घर की हालत ठीक नहीं, बाकी दोनों यहां अकेले रहते। डॉक्टर त्रिवेदी सिर्फ उनकी मदद कर रहे थे। डॉक्टर त्रिवेदी का तुम्हारे बेटे आयुष के मर्डर से कोई लेना देना नहीं था। डॉक्टर त्रिवेदी ने मेरे मासूम बच्चे का कत्ल करवा दिया, और अब भी आप कहते हैं कि वो बेकसूर है। यस, कानून ने डॉक्टर त्रिवेदी को बेकसूर करार दिया है, कानून ने। मेरे कानून ने नहीं, मेरे कानून ने उसे सजा दे दी। अब वो समझेगा कि बेटा खोने का दर्द क्या होता है। अब उसे वो एहसास होगा। इस देश में एक ही कानून है। जिस तरह तुम्हारे बेटे के कातिलों को सजा मिलेगी, तुमने भी एक कत्ल किया है, उसके कत्ल की सजा तुम्हें भी मिलेगी। अब तुम अपना बेटा खोने के साथ साथ अपनी पत्नी, अपनी बेटी से भी दूर रहने का दर्द सहोगे। आयुष को खोने का दर्द मैं सहन नहीं कर पाया पार्वती। मैं भी नहीं सह पाई अपने बेटे को खोने का दर्द। काजल भी नहीं सह पाई अपने भाई को खोने का दर्द। अब मैं अपने पति को खोने का दर्द सहूंगी, और काजल अपने पिता को। अब इस दर्द को मिटाने के लिए हम किसका कत्ल करें? हासिल ना अतुल को कुछ हासिल हुआ और ना ही उसकी फैमिली को, बस दर्द का दायरा बढ़ता गया। योगेश को भी दरअसल कुछ भी हासिल नहीं हुआ, सिवाय इस बात के कि अब उसकी जिंदगी लंबे अरसे तक जेल में कटेगी। डॉक्टर गोविंद त्रिवेदी के खिलाफ पुलिस को अब तक एक सिंगल सुराग नहीं मिला है। अतुल कुमार, रंजीत चौहान, किशोर साहू, इन तीनों के खिलाफ योगेश के बेटे आयुष के अपहरण और उसके कत्ल के लिए चार्जशीट फाइल की गई है। दूसरी ओर योगेश के खिलाफ डॉक्टर त्रिवेदी के बेटे मनोज के कत्ल का केस शुरू होने वाला है। कहते हैं कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए, लेकिन यह एक कटु सत्य है कि कंपटीशन हमेशा हेल्दी नहीं रहते। ऊंचाई पर चढ़ते वक्त दूसरों की सीढ़ियां खींचकर अपनी सीढ़ी से जोड़ लेना, यह ना सिर्फ प्रचलित है बल्कि कुछ लोग तो इस विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर डालते हैं। पर एक लकीर होती है कॉमन सेंस और कानून के डर की, जो पार नहीं की जाती, वरना विध्वंस निश्चित होता है। दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, दुनिया ऐसे ही चलती है। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो कोई और करेगा, कोई किसी का नहीं होता। ये सब शायद सच है, लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है कि ये दुनिया हमसे बनी हुई है। हमारे गुण दुनिया के गुण बन जाते हैं।
इसलिए अगर हम सब मिलकर ये सोचें कि हम इस कंपटीशन की अंधी रेस में भाग नहीं लेंगे तो वो फैसला भी पत्थर की लकीर बन सकता है। ईमानदारी, खुददारी और उसूलों से आज तक कोई बर्बाद नहीं हुआ है, पर बेईमानी और छल कपट से भी कुछ हासिल नहीं हुआ है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी सीआईडी के एपिसोड के बाद एक और नए केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।